आप देख रहे हैं फाइनल ट्रेड। स्वागत है आपका जी बिजनेस के मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन बाजार में दिख रहा है पर उस डायरेक्शन का नहीं जितना शायद आज सुबह हम सब ने उम्मीद लगाई थी और सोचा था कि एक नए रिकॉर्ड पर आ सकते हैं। सिर्फ 7-8 पॉइंट से निफ्टी का नया रिकॉर्ड आज सुबह तो रह गया, पर इस तरह से हमने थोड़ा दबाव आज आते हुए देखा है बाजार में। बैंक्स की तरफ से ज्यादा बिकवाली आ रही है, बट पूरे बाजार में आपको थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। पर हाँ, ब्रॉडर मार्केट में अभी भी एक्शन बरकरार है। स्मॉल कैप और मिड कैप शेयर्स में अभी भी आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है, बट हाँ, ऊपरी स्तरों से लगभग पूरा बाजार हल्का होते हुए दिखा है। तो कैसा रहेगा आखिरी 1.5 घंटा? हफ्ते की शुरुआत तो हुई है, क्या इस डिप के बाद वापस रिकवरी दिखेंगे या फिर थोड़ा और दबाव बाजार में आ सकता है? इस पर करेंगे फोकस। आइए पहले तो इस समय की बड़ी बातें क्या हैं वो जान लेते हैं। रिकॉर्ड ऊंचाई के करीब आने के बाद अब करीब 100 अंक नीचे आपको निफ्टी दिख रहा है, 18,750 के नीचे। बैंक्स की तरफ से ज्यादा आपको प्रेशर आते हुए दिख रहा है। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे है, 43,550 के लेवल पर इस समय आता हुआ। प्राइवेट बैंक्स में सबसे ज्यादा बिकवाली दिख रही है, तो प्रेशर वहां से थोड़ा बढ़ रहा है। बट इसके अलावा ऑयल एंड गैस में आपको थोड़ा प्रेशर दिखेगा। रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी आपको इस समय दबाव आते हुए दिख रहा है, प्रेशर वहां से बन रहा है। एनर्जी भी वीक है, मेटल्स थोड़े वीक है, इंफ्रा यहां पर भी कमजोरी है, एफएमसीजी भी वीक है, और ऑटो जहां पर अच्छी तेजी दिख रही थी वो भी अब आपको थोड़ी वीकनेस दिखा रहा है। तो कुछ स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स जो रिसेंटली बाजार को होल्ड अप कर रहे थे, वहां पर भी आपको थोड़ी मुनाफा वसूली का प्रेशर आते हुए दिख रहा है। तो थोड़े बाजार में रोटेशन डेफिनेटली आपको दिख रहा है और ऊपरी स्तरों पर थोड़ा प्रेशर भी आया हुआ है। अमेरिकी बाजार वैसे तो आज शाम बंद है, तो कुछ वहां का मायने नहीं रखता, सपाट ही ट्रेड कर रहे हैं मामूली गिरावट के साथ। यूरोप के बाजारों में भी आपको थोड़ी गिरावट आती दिख रही है, और एशिया के बाजार भी कुछ ज्यादा खास नहीं थे। इनफैक्ट एशिया भी आज आपको ज्यादातर कमजोर ही दिखा है। अक्रॉस एशियन मार्केट्स गिरावट के साथ ही बाजार बंद हुए। तो थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स प्रेशर में आए हैं, थोड़ा हमारे मार्केट्स भी इस समय प्रेशर में आते हुए दिख रहे हैं। 0.5% निफ्टी, 1% बैंक निफ्टी इस समय नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो कैसा रहेगा आखिरी 1.5 घंटा? क्या यहाँ से और फिसलेंगे या संभलेंगे बाजार? फिलहाल तो डेज लो के आसपास हो रहा है ट्रेड। आइए जानते हैं अनिल जी के साथ और करते हैं उनसे बातचीत। अनिल जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। वैसा आउटकम नहीं रहा जैसा शायद सुबह सबने उम्मीद लगाई थी। अब वो आप भी कहते हैं कि एक नंबर ही है, आज आ गया कल आ गया। वैसे तो ठीक है, 7 पॉइंट ही दूर थे, तो एक तरह से आ ही गया था ऑलमोस्ट नंबर। बट उसके बाद जो ऊपरी स्तरों से सुबह से हम दबाव देख रहे हैं, इस समय डेज लो पर ट्रेड कर रहे हैं, ये कैसे देखना है बाजार में? आई थिंक थोड़ा सा जो सभी ट्रेडर्स का शायद और कॉन्फिडेंस रहा होगा कि भाई लाइफ हाई होगा, लाइफ हाई के बाद में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली बनेगी और वो तेजी और दिखा सकती है। तो उस वजह से मुझे लगता है कि सुबह लॉन्ग पोजीशंस थोड़ी सी ज़्यादा बनी, और आमतौर पर जनरली तेजी करने वाले ट्रेडर्स ये सोचकर चलते हैं कि अमेरिका से कोई खास संकेत नहीं आएंगे। आज मुझे लगता है थोड़ा मंदी करने वाले ट्रेडर्स ने सोचा, क्योंकि आजकल अमेरिका से संकेत तेजी के आ रहे हैं। तो उन्हें ये लगा कि एक तो तेजी करने वाले बड़े बिना गार्ड के आए हैं, बिना तैयारी के आए हैं, और दूसरा ये कि अमेरिका से संकेत नहीं आएंगे तो तेजी के नहीं आएंगे। आजकल वैसे भी मंदी के संकेत आते कहाँ हैं, तो उसका एक फायदा उठाकर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। अच्छे लेवल्स के करीब आ रहा है बाजार दीप, जहां पर अब आपके लिए धीरे धीरे खरीदारी का मौका बनेगा। सुबह कह भी रहे थे थोड़ा भारी भी थे बाजार, पुट कॉल रेशियो हमें दिखाई रहा था। आज आप देखिए, मैं सुबह यही बात कर रहा था कि ऊपर कॉल राइटिंग है ही नहीं, सारी की सारी पुट राइटिंग ही होकर रखी थी। तो थोड़े से लॉन्ग साइड पर हल्के से हेवी थे, तो वो होते हुए दिखे। और सुबह तो एक बार आपको सबको, जिन लोगों ने शुक्रवार को तेजी की पोजीशन बनाई, उन्हें तो एक मौका दिया ही है लाइफ हाई के आसपास, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है। तो बिल्कुल सही लेवल के आसपास से मार्केट नीचे घटे हैं। दिक्कत की बात ये नहीं कि मार्केट घटे हैं, दिक्कत की बात है कि बैंक निफ्टी जिस तरह से तेजी से घट रहा है वो थोड़ा लोगों को चिंता में डाल रहा है, क्योंकि आमतौर पर एक कॉन्सेंसस ट्रेड यही था कि बैंक निफ्टी लॉन्ग, लेकिन इसलिए पिछले 3 दिनों से हम लगातार बैंकिंग शेयर पर और आईटी शेयरों पर सावधानी की बात करें कि ये दो स्पेस ऐसी है जहां आप थोड़ी सी सावधानी रखिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई खास बहुत बड़ी समस्या वाली बात है मार्केट में। अब धीरे धीरे आप सपोर्ट रेंज में आ रहे हैं, 18,725 के आसपास हैं। यहाँ से आपकी सपोर्ट रेंज शुरू हो जाती है जो 18,600 तक पहुंचती है। तो 100-125 पॉइंट की ये रेंज है। यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट है, धीरे धीरे यहाँ पर आपको खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। कोई खास चिंता की बात नहीं, आप खरीदारी की रेंज में आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं ना, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं है। 18,600 18,725 आपके लिए धीमे धीमे बाय करने की रेंज। अब कहाँ करना है वही डिसाइड करना है, लेकिन रेंज वो खरीदारी की है, आ रही है रेंज। हाँ। और आप देखिए आज का हाई 18,875 के आसपास का, वहाँ से 150 पॉइंट आप कमजोर हो गए। 50 पॉइंट और नीचे आ जाते तो इंट्राडे में 200 पॉइंट का करेक्शन ऊपर से बहुत है, और वहां पे आपके लेने का मौका मिलता है। 18,725, 18,690, 18,660, 18,625 सारे लेवल्स मुझे याद है जो मल्टीपल सपोर्ट है। वहां पर जब जहां आपको ठीक लगे वहां लेना है। बैंक निफ्टी 43,525 पहला सपोर्ट जोन है, आज का लो 43,500 है। पहला सपोर्ट जोन यहाँ है, जो शुक्रवार का लो भी 43,532 का था, लगभग वहां पर आप आ गए। ठीक है, उसके बाद 43,400 है,
43,200 तक मल्टीपल सपोर्ट है। तो मैं तो ये कहूँगा बैंक निफ्टी भी अब बेचने का टाइम नहीं है, धीमे धीमे नीचे लेने का टाइम है। आ रहा है level। हाँ, खाली फर्क इतना है कि लगातार तीसरा दिन बैंक निफ्टी ऐसा है दीप जी, आपको थोड़ा नीचे की तरफ 43,500 के आसपास के लेवल बता रहा है। गुरुवार को 43,400 का लो था, शुक्रवार को 43,535 का लो था, आज 43,500 के आसपास का लो है। तो आप धीरे धीरे टुकड़ों में लीजिए, हड़बड़ी में एक साथ मत लीजिए, बट बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों बाय जोन में धीरे धीरे जाने की कोशिश करें आराम से। अगले 1.5 घंटे में खाली आपको दो ही चीज डिसाइड करनी है, किस लेवल पर लेना है, कब लेना है। लेकिन अगर इन लेवल पे बेचना नहीं है, इन लेवल पे नीचे में लेने का ध्यान रखें, थोड़ा उछाल आए तब आप हल्का होने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर, अब बेचना नहीं है, अब खरीदने के लेवल्स आ रहे हैं, ये बात अनिल जी की तरफ से ध्यान रखिए। ऊपरी स्तरों पर वापस आप हल्के हो सकते हैं। आइए थोड़े ट्रिगर्स भी जान ले बाजार के और थोड़ी खबरें भी जान ले। कुशल और अरमान दोनों हैं तैयार। कुशल, गुड आफ्टरनून, करिए शुरुआत ट्रिगर्स के साथ। गुड आफ्टरनून दीप। जी एंटरटेनमेंट तो आज फोकस में रहने वाला है ही, क्योंकि सेबी के ऑर्डर पर सैट में आज सुनवाई चल रही है। साथ ही कैनफिन होम्स यहाँ पर बोर्ड बैठक में पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करती हुई दिखेगी। यूएस के बाजार आज बंद रहने वाले हैं। जहां तक कल का सवाल है, बांस होल्डिंग और लैंडमार्क कार्ड्स पर नजर रखिए। इसके प्री आईपीओ लॉक इन खत्म होता हुआ दिखेगा। साथ ही नया आईपीओ एचएमए एग्रो इंडस्ट्रीज ये कल से शुरू हो जाएगा, 23 जून तक ये खुला रहेगा। और यहाँ पर जो इशू साइज है करीबन 480 करोड़ रुपए का है, 330 करोड़ रुपए का यहाँ पर ओएफएस है। एक्स डेट है ब्लू स्टार के बोनस इशू की। साथ ही मई महीने का यूएस का जो हाउसिंग स्टार्ट डेटा है वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। जहां तक बुधवार का सवाल है, 21 जून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यूएस विजिट शुरू करने वाले हैं। 21 तारीख से लेकर 24 जून तक वो यूएस विजिट करेंगे। और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर यूएन हेडक्वार्टर्स से इस सेलिब्रेशंस को लीड भी करेंगे। ओबराय रियल्टी, पॉलीकैब इंडिया जो डिविडेंड का ऐलान इन्होंने किया था, ये एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे। और साथ ही एक्स डेट है इंडिया मार्ट इंटरमिश के बोनस शेयर की। और फेड चेयरमैन ग्लोबल इवेंट के लिहाज से ये इंपॉर्टेंट है, जेरोमी पावेल साहब यूएस कांग्रेस में बयान देते हुए नजर आएंगे। तो 21 और 22 तारीख ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। और मई महीने का जो सीपीआई और पीपीआई आंकड़ा है यूके का, इस पर भी आपको रखनी है नजर। तो ये है आपके लिए बहुत सारे ट्रिगर्स जहां पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकता है बाजार में। आज खबरों का कहां पर एक्शन है अरमान, बताएं कौन से स्टॉक्स न्यूज़? जी, कुछ खबरें हैं जिसमें सबसे पहले कोल इंडिया, यहाँ पर ओएफएस के जरिए जो है कर्मचारियों को लगभग 92.4 लाख शेयर्स जो हैं वो बेचे जाएंगे। और 226 टू 226.10 के आसपास के जो भाव पर है वहाँ पर बेचे जाएंगे। लोग ध्यान रखें क्योंकि अमेरिका में इन्होंने एक नई दवा जो है वो लॉन्च करी है। और अगर उस दवा का अगर आप देखें, सालाना लगभग $3.5 करोड़ का जो है कारोबार है। उसी के साथ साथ विशाखापट्टनम एपीआई प्लांट को यूएस एफडीए से क्लीन चिट जो है वहाँ पर भी मिलती हुई दिखी है। सोम डिस्टिलरीज, यहाँ पर उड़ीसा प्लांट में ट्रायल प्रोडक्शन जो है वो शुरू हुआ है। और अगर आप देखें जुलाई से यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, कमर्शियल प्रोडक्शन जो है वो भी शुरू कर दिया जाएगा। गोफर्स ने 22 जून तक जो सभी फ्लाइट्स हैं वो रद्द कर दी हैं। और अगर आप कुछ देखें, डील्स देखें, जिसमें श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, जहाँ पे अगर आपने देखा कि 2.6% इक्विटी जो कि 99 लाख शेयर्स के कई सौदे होते हुए दिखे। संवर्धन मदरसन 10 लाख और एचडीएफसी भी लगभग 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरों वाले शेयर जहां पर एक्शन है भरपूर। आइए बढ़ते आगे और इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे भी। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। कौन कौन आ गए हैं देख लेते हैं समय से। कुणाल जी, अच्छा एक चीज़ बताइए, बंसल जी आपसे सवाल है मेरा, ये जो सुबह के सत्र में सब आराम से लेट आते हैं, आप तो कभी नहीं आते, आप तो हमेशा समय से आते हैं, समय से पहले आते हैं, कभी आपका ऐसा लेट वाला सिस्टम नहीं। ये सुबह वाले में आपको तो पता ही है, नाम लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो लेट आते हैं, फिर कभी बोलते कोई ट्रैफिक वैफिक हो गया, कभी बोले घर का काम था, ये सारे बहाने बनाना। दोपहर वाले में क्यों नहीं आते हैं? दोपहर वाले में तो सब टाइम से आते हैं, इसका क्या रीज़न है? नहीं अनिल जी, आपकी नॉलेज मतलब कि अनिल जी यहाँ इन्फॉर्मेशन थोड़ी अधूरी है। अनिल जी, आप तो सुबह मतलब कि दोपहर में एकदम शुरू कर देते हैं 2 बजे। हाँ, तो जो मैंने अनिल जी रिसर्च करी है, एक वीआईपी गेस्ट अनिल जी वो 2:12-13 पर कैमरा वैमरा ऑन करते हैं और 2:15-16 पर अनिल जी कनेक्ट होते हैं। अच्छा, पूरा कैलकुलेशन कर रखा है। अभी आप बोलेंगे, उसके बाद दीप कुछ पूछेंगे, उसके बाद कुशल आएंगे, तो पूरा कैलकुलेशन करके बोला। और मुझे भी बोलते हैं यार 15 मिनट रिलैक्स करके आया करो। तो मैंने कहा भाई डिफॉल्ट अपनी तो पर्सनैलिटी पंचुअल वाली है, चेंज करो। क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा ऐसा भी है अनिल जी? जी, ये हमने ध्यान नहीं दिया एकदम। जी 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 आशु सर।
अनिल जी देखिए, मैं इसी चलते ना, मतलब कि सुबह देर होने के चलते ही मैं सुबह के शो से हमेशा आपको कुछ ना कुछ पहले बहाना कर देता था, फिर तो मैंने शेड्यूल ही आफ्टरनून का कर दिया, सिर्फ अनिल जी इसी वजह से। अरे कोई नहीं आ सकता था, पहले 2-4 बार बहाने मारे, क्लाइंट मीटिंग है, ये प्रॉब्लम है, कहीं जाना आना है, फिर मैंने कहा चल नहीं पाएगा, इसलिए अनिल जी मैंने आपसे परमानेंट परमिशन ले ली कि सुबह नहीं हो पाएगा। और कभी कभी राकेश जी, अनिल जी आपको भड़काने की कोशिश भी करते हैं मुझे सुबह बुलाने के लिए। हाँ नहीं, वैसे राकेश जी का आइडिया से आना तो चाहिए आपको, जल्दी थोड़ा लेट आ जाओ, वागले साहब की तरह 9 बजे, उसमें क्या है, बराबर है। हाँ आ जाओ, 9 से ज्यादा थोड़ी लेट होना है आपको। जी वागले साहब 9:15 के पहले आ जाओ बस, मार्केट खुलने के पहले पहुंच जाओ, बिल्कुल। चलिए बढ़िया है। तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा पैनल, जिसमें से 5-6 लोग जो है समय से थोड़े लेट आए, 7 में से बाकी सब टाइम पे। ओके, तो चलिए बढ़ते आगे। फिलहाल बाजार दिन के लो पॉइंट के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। एक बार जरा आशु सर से बाजार पर व्यू ले लिया जाए, और अगर कोई स्प्रेड भी है उनके पास तो समझ लें, बताएं सर। अनिल जी, बाजार का व्यू फ्राइडे में हैदराबाद से थोड़ा, सॉरी कनेक्टिविटी इशू था इसलिए पहले स्किप कर रहा था, बट वो अनिल जी मन नहीं लग रहा था ऑनेस्टली, तो इसलिए मैंने कहा कि जितना आधा पौना वाईफाई है उससे भी कनेक्ट होके कोशिश करूं। तो अनिल जी वो कॉल वही थी कि निफ्टी में स्ट्रेंथ है और बैंक निफ्टी में नहीं लग रही थी, जो एक वो सस्पेक्ट रिस्पेक्ट वाली डिस्कशन शुरू हो गई थी, और आज अनिल जी वो मार्केट ने 400 पॉइंट घट के रिस्पेक्ट दे दी, सस्पेक्ट से रिस्पेक्ट कर दिया। तो अनिल जी बैंक निफ्टी में मेरा व्यू कंटिन्यू है, 45,000 होना है अनिल जी, मैं तो बोलूंगा फिर आप वाली बात 50,000 भी होना है। होना कब है ये इंपॉर्टेंट है अनिल जी, हमारी लाइफ है वो शॉर्ट टर्म है, अगर मैं ऑप्शन का ट्रेड कर रहा हूँ, वीकली ट्रेड कर रहा हूं, तो वो आइडेंटिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो अनिल जी मेरा व्यू अभी भी वही है, निफ्टी में अभी भी 19,000 का टारगेट इंटैक्ट है। बीच बीच में अनिल जी जो आपने बिल्कुल बोला कि थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आएगा, और वो ओवर कॉन्फिडेंस लास्ट वीक भी देखा अनिल जी पुट्स का, वो इस वीक भी है कि तेजी है, तो वो बीच बीच में अनिल जी डेंट्स आएंगे, बट बैंक निफ्टी में अभी भी मुझे तेजी नहीं लगती, और उसके 2 कारण है अनिल जी, एक आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आज ब्रेकआउट दिया है, शायद कैन बैंक भी फॉलो करे, एसबीआई ने पार्टिसिपेट नहीं किया, बट अनिल जी ये दोनों प्राइवेट बैंक, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, इस एक्सपायरी में तो मुझे अनिल जी, जो मेरे तजुर्बे वाली स्टडी है, इस एक्सपायरी में तो मुझे नहीं लगता ये चलेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी अनिल जी एचडीएफसी बैंक तो मुझे लग रहा है कि इस एक्सपायरी का हाईएस्ट ओवरबॉट स्टॉक है। ये मेरे एक्सपायरी अलर्ट पे फ्राइडे को आपको मिलेगा भी, मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, और उसकी अनिल जी एक पुट लेने की अभी मेरी कॉल भी है। तो एक अनिल जी बैंक निफ्टी में स्प्रेड है, और एक ऑप्शन का पेयर ट्रेड है, एक कॉल लेनी है एक स्टॉक की और एक पुट लेनी है। अगर आप कहें तो एक एक करके, और अगर कहें तो तीनों एक साथ शेयर कर देता हूं अनिल जी, जल्दी जल्दी। ना तीनों तो नहीं लेंगे सर, ऐसा फिर तीनों ले लेंगे, फिर क्या होता है लेने में, ऐसा नहीं क्या कोई बहुत लोग पीछे लाइन पे हैं, किसी का कोई ऐसा मूड बिगुल का है नहीं, किसी की रिक्वेस्ट भी नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, लेकिन फिर क्या होता है, फिर तीनों एक साथ ले लें, फिर ऐसा, फिर आप 1.25 घंटे तो कुछ बोलते ही नहीं बचे हुए समय में, फिर हमको लगता है आशीष जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे, तो थोड़ी थोड़ी देर में क्या आपकी आवाज सुनते रहे तो हमें सुकून मिलता है। तब तक 1 मिनट, वागले साहब भी हाथ उठा रहे हैं, सचिन जी भी। वागले साहब आपको कॉल देनी है? जी अनिल जी। सचिन जी आपको कॉल देनी है? जी अनिल जी। ओहो, अच्छा सिद्धार्थ जी आपको भी देनी है? बिल्कुल अनिल जी। अच्छा, अभी तक तो कोई नहीं था, आशु जी ने 3 एक साथ बोला, देखो आगे कौन सा 3 एक साथ आ गए आशु जी, बोला अभी आशु जी 3 एक साथ देंगे, 2:30 बज जाएगी, फिर अनिल जी सेठी साहब की पिक्स लेंगे, जाने दो, इससे बढ़िया फटाफट दे दो। आइए बिल्कुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। अनिल जी निफ्टी का आपका जो एनालिसिस सुना मैंने, तो अगर वो होता है तो मुझे भी, मैं निफ्टी के बारे में श्योर नहीं हूँ सेलिंग आएगा या यहाँ से बाइंग आएगा, लेकिन बजाज फाइनेंस में एक ब्रेकआउट आया है, तो 7355560 जो भी भाव है करंटली, यहाँ पर एक 20 रुपए की रेंज में इसको बाय करके चलना है। 7,290 का स्टॉप लॉस होगा। मेरा मानना है 7,500-520 के आसपास आपको आज और कल में मिलना चाहिए पोजिशनली, 2 से 3 दिन में भी 4 दिन। ये मुझे लगता है 8,000 या में भी 7,800 की तरफ जाने की तैयारी है। बहुत अच्छा पैटर्न है, और अगर मार्केट ने साथ दे दिया, निफ्टी बाउंस बैक कर गया, तो ये अच्छा खासा ये मूव जल्दी आएगा। ओके, तो बजाज फाइनेंस खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई। आइए बाकी कॉल भी ले, एक बार आशु सर से भी एक बार पहले उनकी एक स्ट्रेटेजी तो अभी ले ली जाए, 3 टुकड़ों में ले लेंगे। सिंह के सुल्तान आशु मदान।
बताएं आशु सर। अनिल जी, बैंक निफ्टी का बियर स्प्रेड है। वैसे तो अनिल जी 44,000 से ऑलमोस्ट 450 पॉइंट बैंक निफ्टी घट चुका है, तो इस लेवल पे बियर स्प्रेड बनाना पता नहीं कितना फ्रूटफुल होगा। बट अनिल जी, मैं थोड़ा सा इंश्योरेंस स्प्रेड रखना चाहता हूं कि अगर घटा है तो अनिल जी ऐसे टाइम पे घटा है कि जब 2-3 दिन एक्सपायरी को हो गए हैं और जो एक कंसेंसस व्यू था कि बैंक निफ्टी में है और तेजी का, और जो 2 स्टॉक्स हैं जो मैंने बताया कि मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं, तो अनिल जी 43 वीकली में 43,500 की एक पुट लेनी है इसी एक्सपायरी की, ये वीकली की, और 43,200 की 2 पुट्स बेचनी है। ये अनिल जी जीरो कॉस्ट बनेगी। अनिल जी हर बार मैं जीरो कॉस्ट बोलता हूं कि जो प्रीमियम चला जाता है मुझे, क्योंकि अनिल जी हमारी लाइफ प्रीमियम के अराउंड है। मार्जिन में मान के चलता हूं कि हमारे पास है और मार्जिन के बिना काम नहीं हो सकता। मार्जिन जरूर लगेगा, प्रीमियम जीरो आउटफ्लो है इसके अंदर। सेफ कहां तक है अनिल जी? 42,900 तक। 42,900 तो अनिल जी ऐसा लेवल है, उससे बहुत ऊपर तक आप संभाल लेंगे, मतलब उससे उतना नहीं जाने देंगे। और ऊपर में कोई लॉस नहीं है अनिल जी, 1 पैसे का लॉस नहीं है, क्योंकि जीरो कॉस्ट पे बनेगा। अगर थोड़ी वॉलेटिलिटी है तो 1-2 रुपए लग सकते हैं बनाने में। 43,500 की एक पुट लेनी है, 43,200 की 2 पुट बेचनी है। लागत बिल्कुल जीरो प्रीमियम एनएल जी, मतलब आराम से ऊपर जाता है तो जाने तो मेरा कोई पैसा नहीं लगा हुआ। यस, 3 दिन के लिए मेरा मार्जिन जरूर ब्लॉक हो सकता है, डिफरेंट वे ऑफ कैलकुलेशन होती है। तो अनिल जी बैंक निफ्टी में बेयर स्प्रेड है, और अगले 8-10 दिन में अनिल जी मुझे कोई ऐसी, मतलब ये 3 दिन में कोई ऐसी तेजी नहीं लगती बैंक निफ्टी में कि क्यों ऊपर जाएगा। अगर ऊपर जाएगा भी तो अनिल जी, उस दिन भी मैंने बोला था हम स्प्रेड ऐसे बनाते हैं कि जीरो में है ना, अब यहां से आप 100 पॉइंट बैंक निफ्टी को तेज कर दो, इसमें 10, 15, 20 रुपए प्रॉफिट ही आ जाएगा। तो ब्यूटी ऑफ द स्प्रेड है अनिल जी के, रेंज पकड़ लो, अगर उस रेंज में रह जाए ऊपर नीचे ऊपर पे भी तो भी पैसे बन जाएंगे। तो अनिल जी छोटा पैसा बड़ा पैसा, पैसे आने चाहिए, बस ट्रेड ऐसा होना चाहिए। तो बैंक निफ्टी का स्प्रेड है अनिल जी बियर स्प्रेड। तो चलिए, तो मेरे ऊपर काफी कुछ डिपेंडेंट है आशीष जी कि 43,000 के नीचे मैं नहीं जाने दूंगा। तो आशीष जी आप बिल्कुल डिपेंडेंट रहे मुझ पर, मैं 43,000 के नीचे नहीं जाने दूंगा, मेरा वचन है आपको। बिल्कुल निश्चिंत है। तो आपकी स्ट्रेटेजी में इसमें भरपूर पैसे बनेंगे, बात और बढ़िया स्ट्रेटेजी दी। अगर एक भी झटका लग गया तो नीचे का, तो मतलब जब समझो 43,200 तक भी आ जाए, 43,200 से 400 जो बहुत सबसे मजबूत सपोर्ट जोन है, अगर उसमें आ गया तो आज ही पैसे बन जाएंगे, वैसा है। एनीवे लेट्स सी। तो ये है आशु जी की तरफ से एक स्ट्रेटेजी है आपके लिए बैंक निफ्टी का पुट स्प्रेड बनाने की, बेयर स्प्रेड बनाने की। ये आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल BTST। सचिन जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर 2 कॉल देना चाहूंगा। एक कैश कॉल होगा, पिछले हफ्ते में भी हमने BDL कवर किया था कैश सेगमेंट में, एंड उसी तरीके की मूव मुझे लग रहा है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट में यहाँ पर इवॉल्व हो रही है। जिस तरीके से एक बुलिश पेनेंट फॉर्मेशन है, वो पर्टिकुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट अराउंड 850 के आसपास ट्रिगर हुआ था, एंड जिस तरीके से मोमेंटम नजर आ रहा है, मुझे लग रहा है इंट्राडे में ही लगभग 890 के आसपास का स्विंग बनेगा। पोजिशनल टारगेट होगा 920 का। खरीदारी करनी है वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट के काउंटर में, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 850 पे। ये पहला कॉल होगा। जो सेकंड कॉल है वो होगा वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट। जो दूसरा कॉल है वो है ABFRL। जी सर बताएं। ABFRL फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। यहाँ पर भी काफी सिमिलर स्ट्रक्चर है, बट एक जो बेस बना है लगभग अराउंड 190-200 के आसपास का, मुझे लग रहा है वो बेस अभी थोड़ा सा एलिवेट हो चुका है। सो 210 मुझे लग रहा है एक फर्म बेस बन चुका है, एंड जिस तरीके से वीकली चार्ट पे एक रिवर्सल हुआ है काउंटर में, मुझे लगा है ABFRL में भी एक शानदार तेजी बनेगी थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर वीक। तो लगभग अराउंड 228 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह होगी। इंट्राडे के लिहाज से 218 का पहला टारगेट होगा। स्टॉप लॉस आपको 211.50 पे लगाना है फ्यूचर्स में, एंड पोजिशनली मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 225 से 228 तक ये पर्टिकुलर स्विंग भी एक्सटेंड होना चाहिए। तो ये दोनों काउंटर्स में अग्रेसिवली खरीदारी करने की सलाह। ओके, खरीदारी करने की राय वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट यानी कि मैकडोनल्ड्स, आराम से समझ में आ जाएगा। yes, और दूसरा ABFRL आदित्य बिरला फैशन, यहाँ पर खरीदारी करने की राय। राय सिद्धार्थ जी की भी जान ली जाए। बिल्कुल सिद्धार्थ जी के लिए सुपर सिट। सिद्धार्थ जी बताएं सर। जी अनिल जी, सारे ही को कहना चाहूंगा कि अपनी बैग पैक कर ले, क्योंकि स्टॉक है VIP इंडस्ट्रीज। VIP इंडस्ट्रीज पे खरीदारी की जाए। लगेज की कंपनी है और सबसे बड़ी लगेज की कंपनी है VIP इंडस्ट्रीज। इनका जो मार्केट शेयर है आज 44% का मार्केट शेयर है। ब्रांड्स कई हैं VIP, स्काई बैग, कार्टन, बहुत सारे ब्रांड्स हैं इनके,
और नॉन ब्रांडेड टू ब्रांडेड में लोग अब शिफ्ट होना चाहते हैं, स्पेशली इन द लगेज स्पेस। और जिस हिसाब से ट्रैवल एंड टूरिज्म बूम पे है, देश अपना देख रहे हैं, मैं मानता हूं कि वीआईपी इंडस्ट्रीज बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। 10,000 करोड़ का ये पूरा ओवरऑल इंडस्ट्री है जो 15% के सीएजीआर से ग्रो हो सकता है, जिसका मार्केट शेयर वीआईपी का 44% है। तो शॉर्ट टर्म टारगेट आप रखें वीआईपी इंडस्ट्रीज पे 675 का, 675 का, और अगर आपने एक साल का नजरिया बना लिया तो 850 भी जाने की उम्मीद है वीआईपी इंडस्ट्रीज पे। वीआईपी इंडस्ट्रीज ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। आइए बढ़ते आगे और एक बार फिर से बिल्कुल आशु जी के लिए इंडेक्स की तो आ गई आपकी पुट ऑप्शन की स्ट्रेटेजी, लेकिन आइए जानते हैं स्टॉक्स पर कौन सी स्ट्रेटेजी। सिंह के सुल्तान आशु मना। आशु सर बताएं। अनिल जी देखिए, आईटी ठीक लगता है। अभी भी फ्राइडे को एक इन्फोसिस की कॉल दी थी फ्यूचर लेने की 1295-96 पे, सुबह 1300 खुला, अभी 1295 चल रहा है। स्टॉप लॉस 1275 था। अनिल जी करंट मार्केट में देख के भी ठीक ठाक खड़ा हुआ है। अगर किसी को लगता है तो 1275 का स्टॉप लॉस 1285 कर लें तो आईटी ठीक लगता है। अनिल जी एक पेयर ट्रेड है, एक स्टॉक की कॉल लेनी है, एक स्टॉक की पुट लेनी है। तो अनिल जी कॉल लेनी है टीसीएस की अनिल जी 3220 की कॉल लेनी है, जिसका भाव चल रहा है 30 रुपए। फिर बोल रहा हूं अनिल जी टीसीएस की 3220 के स्ट्राइक की कॉल लेनी है, जिसका भाव चल रहा है 30 रुपए, स्टॉप लॉस 15 रुपए, और टारगेट अनिल जी 45, 50, 55 भी हो सकता है बाय मंथ एंड। कि अगर निफ्टी में अनिल जी जो अब इस करेक्शन के बाद जो मूव आना है, कौन से सेक्टर कौन से स्टॉक्स लेके जाएंगे, तो मुझे लगता है टीसीएस वन ऑफ द लीडिंग कैंडिडेट हो सकता है। तो 3220 की कॉल लेनी है 30 रुपए के अराउंड, 15 रुपए का स्टॉप लॉस, और टारगेट 45, 50, 55। इसके साथ अनिल जो पेयर ट्रेड है, जो पुट लेनी है वो लेनी है एचडीएफसी बैंक की 1590 के स्ट्राइक की 10 रुपए पे। फिर बोल रहा हूं अनिल जी, इसका जो पेयर ट्रेड है, जो पुट लेनी है वो एचडीएफसी बैंक की लेनी है 1590 की 10 रुपए पे। टारगेट मतलब अनिल जी स्टॉप लॉस 2 रुपए है, 2 रुपए तो अनिल जी ऑलमोस्ट जीरो वाली बात है, बट ये टारगेट 20, 25, 30 रुपए हो सकता है कि अगर मार्केट नीचे आया अनिल जी तो उसको लीड बैंक को एचडीएफसी बैंक की करेगा अगले 4, 5, 7 दिन के अंदर, जो अंडर परफॉर्मेंस है एचडीएफसी बैंक की। अगर अनिल जी मतलब वो क्या कहते हैं, यूक्रेन और रशिया क्राइसिस ओवर हो जाए, अगर ट्रूस हो जाए, ऐसी कोई चीज हो जाए, रिवर्सल आ जाए बहुत बड़ा, तो बात अलग है। बट अदरवाइज अनिल जी ये चलने के इस एक्सपायरी में कोई लक्षण नहीं है। बट अनिल जी ट्रेड सिर्फ 10 रुपए का पुट के साथ है। किसी का मन करता है तो 1590 की लेके नीचे की 2-5 रुपए की बेच दे और कॉस्ट कम हो जाती है, वो भी एक ट्रेड हो सकता है। तो सब अपनी अपनी तरीके से, बट आइडिया ये है कि अनिल जी एक पेयर ट्रेड है कि टीसीएस लॉन्ग और एचडीएफसी बैंक का पुट लेना है, ये अनिल जी पेयर ट्रेड है। और अनिल जी कुछ 1-2 अपडेट्स हैं, वो भी जब टाइम मिलेगा तो बीच में शेयर कर लूंगा। अरे रुको एक मिनट, पहले मेरे को भी तो एक अपडेट लेना है। ये बनानी तो दोनों साथ में बनानी, अलग अलग नहीं बनानी, करेक्ट? अगर करना है तो टीसीएस और एचडीएफसी बैंक दोनों साथ में, तो मत करो। अनिल जी नॉट रियली, मतलब ये अलग अलग बना सकते हैं। हाँ। लेकिन अनिल जी देखिए मार्केट पे तो मेरा कंट्रोल नहीं है। हाँ। मतलब अगर तेजी गई तो टीसीएस आउट परफॉर्म करेगा। हाँ। मंदी हुई तो लीड एचडीएफसी बैंक करेगा। ओके। तो अनिल जी दोनों में देखो, लक्षण मैंने एचडीएफसी बैंक के बताए वीकनेस के पूरे हैं। हाँ। और टीसीएस के लक्षण पूरे तेजी के हैं। आप दोनों बना सकते हैं, जिसका मन तेजी में है वो एक साइड वाला बना सकता है। परफेक्ट, ठीक है, डन। अच्छा, ये आपने जो बीच में बात बोली कि एक ही चीज कुछ अगर ऐसा हो जाए तो उसमें बदलाव हो सकता है, बोले ना रशिया यूक्रेन अगर हो जाए तो ऐसा कुछ युद्ध विराम हो रहा, कुछ ऐसा संधि हो रही, मुझे लग रहा है कुछ आप हिंट देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैंने आपको कहीं विदेश में मिलिट्री ड्रेस में भी देखा था, कुछ ऐसा कुछ करवा के आए आप जाके वहां पर? नहीं अनिल जी ऐसा कुछ नहीं लग रहा। हाँ। मैं तो बल्कि वियतनाम जाके वो हिस्ट्री समझ रहा था कि यहाँ की वॉर क्यों हुई थी। बहुत सारे सैनिक भी थे आपके साथ। लंबी होती है, जब इतनी लंबी हो जाती है ना, हाँ। तो वो बहुत लंबी हो जाती है अनिल जी। कोई ऐसा मेरा मतलब हिंट नहीं था। अच्छा। एक वो एक सिमिली देनी थी अनिल जी, तो एग्जाम्पल कोट किया था। मैंने लगा बहुत सारी सैनिक भी थे ना आपके साथ में, फौज जैसे एकदम। हाँ। सारे मिलिट्री यूनिफॉर्म पे। मैंने कहा पता नहीं कुछ ऐसी क्या बोलना चाहिए, चैनल चेक करके आए हो आशु जी, तो पूछ लिया जाए। तो चलिए, टीसीएस और एचडीएफसी बैंक, ये दो स्टॉक जिन पर अनिल जी जी सर। अनिल जी ऐसे वाला चैनल चेक करने के जाएंगे तो कभी कभी ऐसा होगा वापस ही नहीं आ पाएंगे। नहीं तो आप कौन से रशिया यूक्रेन गए, आप भी तो उधर वियतनाम गए। इतने तो आप समझदारी हो कि चैनल चेक कहाँ करना है। बंसल जी भी तो वहीं करते हैं जहाँ पकड़े नहीं जाते। जी बताए।
बढ़िया है। बच्चों जी कभी ऐसी जगह चैनल चेक करते हुए देखा जा पकड़ा जाए? नहीं ना, हाँ, तो बस सिंपल सी चीज है जी। ये थोड़ा बाजार के स्टॉक्स पर भी बात कर लेते हैं और जानते हैं क्या कुछ हो रहा है बाजार में। टाइटन पर एक सिद्धार्थ जी से राय लेनी थी। टाइटन पर सिद्धार्थ जी 3000 का लेवल आज इसने क्रॉस किया। लाइफ हाई पर है। कल्याण ज्वेलर्स में हम देख रहे हैं बड़ा ब्लॉक डील हुआ था, अच्छे बायर्स भी आए, वो भी आज एक्शन में। बट टाइटन जरा इस पर राय दें सर। अब लाइफ हाई पर आ गया, 3000 के पार पहली बार गया था आज। बिल्कुल दीप, और टाइटन इज अ ब्लू चिप स्टॉक। जिस हिसाब से इनकी परफॉर्मेंस है और जिस हिसाब से इनके ब्रांड स्टोर्स खुल रहे हैं आस्ते आस्ते, तो मैं मानता हूं कि इनके मार्जिन और एक्सपैंड होंगे। गोल्ड के प्राइसेस थोड़े से म्यूटेड जो दिख रहे हैं, इसका भी डेफिनेटली इनको फायदा मिलेगा। मैरिज सीजन हमारे सामने है। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर आपने टाइटन ले रखा है तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है कि आज लिया कल बेचा फिर ले बेच करे। मैं मानता हूं कि ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, लंबे समय के लिए बने रहना चाहिए इसमें। ओके, लंबे समय तक बना रही है टाइटन, इस पर रखिए नजर। आज ऑफ कोर्स लाइफ हाई इस काउंटर ने बनाया है। एक और काउंटर जो सुबह मूव कर रहा था, अभी थोड़ा रेंज में है, बट डिक्सन टेक, जरा इस पर सत्य जी से चार्ट पर राय लीजिए। सत्य जी जरा देखें, सुबह एक अच्छा ब्रेकआउट आया था, अभी रेंज में अटका हुआ है, बट अच्छी मूव इस पर आ रही है। जरा लेवल्स बताएं अगले क्या रहेंगे इसके लिए इंपॉर्टेंट। दीपांशु, काफी अच्छा मोमेंटम यहाँ पर है डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि पिछले लगभग 15 दिनों से ये स्टॉक ओवरबॉट टेरिटरी में कोट कर रहा था। पर अभी भी जो जिस तरीके से इन्फ्लोज चल रहे हैं, एक अच्छा स्टडी ब्रेकआउट यहाँ पर 4500 के ऊपर एग्जिबिट हुआ है और उसी का थोड़ा सा फॉलो थ्रू एक्शन है। स्टॉप लॉसेस मुझे लग रहा है थोड़े से क्लोज ही रखने चाहिए। तो 45-20 जब तक वायलेट नहीं होता, आई थिंक तब तक थोड़े से मोमेंटम लॉन्ग्स कैरी फॉरवर्ड किए जा सकते हैं। अगर ये पर्टिकुलर मूव सस्टेन हो जाती है ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो आई थिंक मेजर नेक्स्ट हर्डल स्टॉक के लिए 5050 के पहले नहीं है। तो अभी भी मुझे लग रहा है यहाँ पर मोमेंटम के साथ रहना है एंड 4520 का ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस लगाना है। ओके, तो ये है आपके लिए डिक्सन टेक, जहां पर आप रखिए नजर। स्टॉक में एक्शन बढ़िया बनते हुए दिख रहा है। श्रीराम फाइनेंस, एक बार वागले साहब से इस पर राय लेनी है। वागले साहब, कुछ बड़ी ब्लॉक डील की भी खबरें थी सुबह इस पर, एक बार जरा चार्ट देख लें श्रीराम फाइनेंस के, जरा बताएं इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। श्रीराम फाइनेंस है वागले साहब स्टॉक का नाम। दीपांशु, ये स्टॉक का काफी पैटर्न तो काफी अच्छा है। करंट भाव लगभग 1480 के आसपास है, तो मुझे लगता है ये 1600 तक के इसके टारगेट्स मुझे दिखाई देते हैं। लेकिन ये पोजिशनल व्यू है, मैं एक दो दिन आज और कल की बात नहीं कर रहा हूँ। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न दिखाई देता है। ये 1430 1440 के स्टॉप लॉस से इसमें यहाँ पर भी एंट्री कर सकते हैं 1600 के टारगेट के लिए। एक हफ्ते 2 हफ्ते का व्यू है। ओके, हफ्ते 2 हफ्ते के लिए श्रीराम फाइनेंस में यहाँ पर करें खरीदारी। मजबूती के साथ ट्रेड करता हूँ आज के सेशन में। मजबूत एक और स्टॉक है और उसका नाम है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, जिसे पहले आप टीटागढ़ वैगन्स के नाम से जानते थे। लेकिन आज ये स्टॉक क्यों है मजबूत और इतनी तेज दौड़ लगाने के पीछे कोई खास वजह कि 250 से 450 तक पहुंच गया दौड़ते दौड़ते, बताएंगे कुशल पूरी डिटेल्स के साथ। कुशल बताइए सर। अभी तो और चलेगा, जिस तरह से रिपोर्ट्स और एनालिस्ट की कवरेज आती हुई दिख रही है ना, अपने आप में अभी एक रेलवे बिल्कुल बताइए, डिटेल्स बताइए। सो थीम बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ पर जो क्लियर कट इंडिकेशंस मिल रहे हैं अक्रॉस द बोर्ड, जो कवरेज हो रही है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स को लेकर, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनका मानना ये है कि अगर अभी आप इनका FY23 का ओवरऑल रेवेन्यू देखेंगे तो करीबन 2800 करोड़ रुपए का है और अगले 5 से 6 सालों में एक्सपेक्टेशंस 14,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर टॉप लाइन बन सकता है। यानी कि 5 गुना यहाँ से आपको रेवेन्यू अगले 5 सालों में होता हुआ दिख सकता है। अब ऐसा क्यों? यहाँ पर इनके 3 बड़े डिविजन्स हैं। इनफैक्ट पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो जो पैसेंजर रेल सिस्टम्स हैं और साथ ही जो फ्रेट रेल सिस्टम्स हैं, वहां पर ही कुल मिलाकर 9,000 करोड़ और 5,000 करोड़ रुपए के रेवेन्यू आने का अनुमान है अगले 5 से 6 सालों में। अब ये सबसे पहली बात, जो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट ग्रोथ ट्रिगर है वो है PRS यानी कि पैसेंजर रेल सिस्टम्स। अब इसके अंतर्गत 2 चीजें हैं, एक तो वंदे भारत ट्रेन और दूसरी जो ये मेट्रो प्रोजेक्ट्स जीतते आ रहे हैं लगातार, वो तो ये दोनों बड़े ट्रिगर्स इनके लिए बनते हुए दिख रहे हैं। ऑलरेडी कंपनी बैंगलोर और पुणे के जो मेट्रोज हैं उनके लिए कोचेस बना रही है, साथ ही अहमदाबाद और सूरत के मेट्रो के टेंडर्स के लिए भी ये जीतने के लिए रेडी है। यानी कि जो कैपेबिलिटी है, जो कैपेसिटी है, वो कंपनी लगातार बढ़ा रही है। अगले 2 सालों में जितना कोच उत्पादन ये कर रहे हैं अभी मौजूदा 240 कोचेस पर ईयर का, उसको बढ़ाकर सीधा 840 कोचेस कर देंगे। यानी कि 3 गुना
यहाँ पर पीआरएस में इनकी ये क्षमता बढ़ती हुई नजर आ सकती है। साथ ही जो बीएचईएल के साथ मिलकर ये 80 वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर्स इन्होंने जीता है, वहां पर भी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज कंपनी की इंटैक्ट है, जो कि आगे चलकर इनकी रेवेन्यू में तब्दील होती हुई दिखेगी। दूसरा पॉइंट है जो वैगन उत्पादन यानी कि फ्रेट रेल सिस्टम्स का। अब वहां पे तो ऑलरेडी कंपनी मार्केट लीडर है, 30 से 35% के मार्केट शेयर के साथ सबसे बड़ी ये देश की कंपनी है। और अगर आप कंपनी की क्षमता विस्तार के हिसाब से बात करें तो FY24 में ही 8400 जो वैगन्स बनाते हैं ये पर ईयर, उसको बढ़ाकर 12,000 पर ईयर वैगन्स अपना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाते हुए दिखेंगे। तो इंडिकेशंस यहाँ पर भी ये है कि जो मार्केट लीडरशिप है वो इनकी मेंटेन रहेगी और बहुत ही हेल्दी ग्रोथ आगे चलकर इनकी एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटीज की वजह से आती हुई दिखेगी। और तीसरा बड़ा ट्रिगर है प्रोपल्शन सिस्टम्स का या और साथ ही जो व्हील्स बनाने का इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो आरके फोर्जिंग्स के साथ जो इन्होंने जेवी किया है उसके जरिए 2 लाख व्हील्स प्रति वर्ष बनाने का ये प्लांट तैयार कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा ट्रिगर इनके लिए बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी 15,40,000 व्हील्स बनाने की अगले 20 सालों में इंडियन रेलवे से इनको ये ऑर्डर मिल चुका है। तो लगातार एक तरफ से ऑर्डर आ रहा है और कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाते हुए एग्जीक्यूशन करती हुई नजर आएगी, जिस वजह से टॉप लाइन अभी से लेकर अगले 5 से 6 सालों में 5x हो जाएगा। भरपूर काम है, 5 सालों में 5 गुना सेल्स बढ़ेगी, 5 गुना सेल्स बढ़ेगी। बस खाली एग्जीक्यूशन करके दिखाना है। काम की कमी नहीं है, ऑर्डर की कमी नहीं, करके दिखाओ। हमारी तो बात हुई भी थी मैनेजमेंट से रिसेंटली, मैनेजमेंट बहुत ही उमेश चौधरी साहब बिल्कुल, और गजब की परफॉर्मेंस कंपनी की आ रही है। और पूरा सेक्टर में, इसलिए बार बार कहता हूँ आपको जो पसंद आए वो खरीदो जरूर, लेकिन रेलवे स्टॉक्स पोर्टफोलियो में होने चाहिए। और आप देख लीजिए जो डिफेंस में हुआ वही रेलवे में हो रहा है। 5-5 साल की ऑर्डर विजिबिलिटी, 10-10 साल की ऑर्डर विजिबिलिटी, 5 साल में 5 गुना ऑर्डर हो रहा है। मजाक है नहीं है ना, यही तो खास बात है। ये है आपके लिए टीटागढ़ रेल सिस्टम्स, जिसे आप पहले टीटागढ़ वैगन्स के नाम से जानते थे। गजब का एक्शन। एक बार इस पर राय भी लें सिद्धार्थ जी से। सिद्धार्थ जी, कवरेज में रेलवे स्टॉक्स ऑन फायर हैं, टीटागढ़ की तरफ से जबरदस्त एक्शन आ रहा है, वंदे भारत के भी ऑर्डर्स हैं इनके पास, कोई व्यू रखते हैं इस पे सर? एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था दीपांशु कि ये जनवरी के महीने में ये सारे स्टॉक्स चलना चालू करते थे और फरवरी के महीने खत्म होते होते ये सारे स्टॉक ठंडे हो जाते थे। सेल ऑन न्यूज, बजट के ऊपर ही ये स्टॉक्स चलते थे। अब ये सदाबहार सेक्टर हो चुका है, क्योंकि रेलवेज बहुत बड़ा टर्न अराउंड पे है। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स और भी दूसरी सब जो RVNL, दूसरी जो रेलवे की कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां बहुत पॉजिटिव। और टीटागढ़ रेल सिस्टम्स की तो मैंने इंटरव्यू सुना था जी बिजनेस पे ही, बहुत ही बेहतरीन और पॉजिटिव मैनेजमेंट साउंड कर रहे थे। रामकृष्ण फोर्जिंग के साथ भी इन्होंने कुछ टाई अप किया है रेलवेज के ऑर्डर के लिए। तो बहुत ही पॉजिटिव स्टॉक है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बिल्कुल बने रहना चाहिए पूरे इस सेक्टर में। इसी के साथ दीप एक स्पेशल कॉल का बिगुल की रिक्वेस्ट थी। आइए स्पेशल बिगुल सिद्धार्थ जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, ये स्पेशल रिक्वेस्ट इसीलिए की है क्योंकि ये हमारे पीएम मोदी की यूएस विजिट से जुड़ा हुआ स्टॉक है। ये स्पेशल इसीलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने यूएस में विजिट किए, बहुत सारे करार हो सकते हैं। इसी में से एक स्टॉक को बहुत बड़ा फायदा मिल सकता है और वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, जिसका पहला टारगेट, शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 4,000 रुपए का, और पोजिशनल या लॉन्ग टर्म की बात करें तो 4425 का टारगेट हो सकता है HAL का। क्यों? क्योंकि डील हो सकती है GE के साथ, जनरल इलेक्ट्रिक, जिसका बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है जेट इंजन्स के लिए, क्योंकि HAL एयरप्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स डिफेंस के लिए बनाती है। जैसे अभी रेलवे की बात हो रही, डिफेंस क्षेत्र भी बहुत ही पॉजिटिव लग रहा है। टोटल ऑर्डर बुक HAL के पास, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के पास 82,000 करोड़ का है, 3x ऑफ रेवेन्यू। नए ऑर्डर 26,000 करोड़ के मिलने हैं। डबल डिजिट ग्रोथ होने की योजना है। मैनेजमेंट उम्मीद लगा रही है 14 से 15% से ग्रो हो सकता है ओवरऑल पर्सपेक्टिव से। और एक चीज बहुत ही अच्छी है, ये है कि अब हमारी भारत की डिफेंस की कंपनियां एक्सपोर्ट करने लगी है। ये नेगोशिएशन कर रही है फिलीपींस के साथ, अर्जेंटीना के साथ, कि भारत डिफेंस इक्विपमेंट सब एक्सपोर्ट करे। इसी के लिए HAL यूएस प्रधानमंत्री जी की विजिट जो है, इससे काफी बड़ा फायदा मिल सकता है। पहला टारगेट 4,000 का और दूसरा टारगेट 4,425। ओके, तो खरीदारी करने की राय HAL में सिद्धार्थ जी की तरफ से आती हुई। और टारगेट किसी ने ध्यान से सुने तो मुझे बताओ, आप में से
मैं देखना चाहता हूँ सिद्धार्थ जी को कितने लोग सीरियसली और ध्यान से सुनते हैं। किसी ने ध्यान से सुना टारगेट? ओह सुमित जी का ध्यान आजकल दूसरों पे ज्यादा है, खुद पे कम है। जी सुमित जी बताइए। अनिल जी 4400। ओके वेरी गुड। और कोई? सेकंड टारगेट जो था वो सेकंड टारगेट बता दो। सचिन जी सचिन जी बताएं। अनिल जी 4000 का शॉर्ट टर्म दिया है एंड 4425 4450 उन्होंने दो लेवल बताया। बहुत नजदीक पहुंचे आप वैसे, लेकिन फिर भी एंकर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी दोनों को। बाकी तो खैर एग्जाम में नहीं बैठ रहे खैर एंकर बनने के। जो सुमित जी और बोले हाँ 4425 ये है दूसरा टारगेट। ये किसने सुना था? सिद्धार्थ जी सही है 4425? बिल्कुल अनिल जी। हाँ अच्छा है तो 4425 बोला। 4425 बोलते तो उससे तो 4425 बेटर है। हाँ तो 4400 मतलब 4425 तो फिर भी पकड़ में नहीं आता। 4425 अगर बोल देते तो 4425 4425 पता नहीं क्या। ओके हाँ जी सुमित जी। अनिल जी इन्होंने 4400 नहीं, इन्होंने गुजराती टोन में बोला 44। हाँ ये सही है। 44। हाँ ये भी सही है बिल्कुल। यहाँ तक पकड़ा। फिर भी आप काफी नजदीक। कोशिश करें सुमित जी, आप कामयाब होंगे। बहुत ही बढ़िया। चलिए ओके 2:30 बजे की स्टडी शुरू कर दी जाए। चलते हैं अनिल जी के पास। तो डाउ फ्यूचर्स और अमेरिकी फ्यूचर्स आज कुछ ज्यादा मायने नहीं है, फ्लैट है, वैसे मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बट बाकी ग्लोबल मार्केट्स आज कमजोर है। 0.5% नीचे आपको यूरोप दिख रहा है, आधे से 1% नीचे अक्रॉस एशिया था। सारे के सारे एशिया के बाजार आज आपको नेगेटिव क्लोज हुए। जापान जब हमारे बाजार सुबह खुले थे तो पॉजिटिव था, अब 1% नीचे आपको बंद होते हुए दिखा है। तो वीकनेस आई है। निफ्टी और बैंक निफ्टी भी हालांकि डेज लो से थोड़ा संभले हैं बट कमजोर ही हैं। ब्रॉडर मार्केट हमारे फिर भी संभले हुए हैं। बताएं सर क्या करना है इसमें? डीप 2 बजे जहाँ थे वहां से मार्केट नीचे आए नहीं, वहां से वहां से थोड़ा ऊपर ही हो रहा है। न तो 43,500 तोड़ा है, नहीं 18,720-25 के आसपास से, वहीं से धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है। वापस उस रेंज में आएगा तो लेना ही आपको। वो खरीदारी की रेंज है, लेने की नहीं, बेचने की नहीं, लेने की रेंज है। क्लियर है, मतलब 43,500 के नीचे बेचना नहीं है, वहां पे धीरे धीरे लेना है। और ऊपर में आप जैसे 43,675 तो आ गया, 800-825 के आसपास आए तो थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। आपकी एंट्री अगर 500-525 के आसपास हुई तो थोड़ा 1/3 या 50% बुक करके वापस नीचे खड़े हो जाइए। तो ट्रेडिंग के मौके दे रहा है मार्केट दोनों तरफ। ऐसा कोई बहुत बड़ा लेना भी नहीं है, बड़ा देना भी नहीं है। तो स्पेशली बैंक निफ्टी में तो सिंगल्स देते रहे, अगर लेकर ट्रेड कर रहे हैं तो ज़्यादा वो खड़े ना रहे। और बाकी का दूसरा अगर इंस्टॉलमेंट आपका 750 और 800 के आसपास आए वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। तो दोनों तरफ आपको ट्रेड करते रहना है। निफ्टी में सिंपल है, 18,660, 18,660, 18,725 इस रेंज में खरीदना है। वापस 40-50 पॉइंट नीचे मिले वहाँ से खरीदना शुरू कीजिए। तो बहुत क्लियर कर रहे हैं। पहले मैं अब आपको डेटा बता दूँ, इससे पहले बहुत इंटरेस्टिंग डेटा बन रहे हैं दीप। सबसे पहली चीज़ तो आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ कि अभी ये बेचने की नहीं लेने की जगह। उसकी रीज़न ये है कि जिस वजह से सुबह हम कह रहे थे कि आपको थोड़ा ऊपर में सावधान रहना है, क्योंकि बहुत एक्सेस पुट राइटिंग होकर रखी है। कॉल राइटर है ही नहीं, करेक्ट? अपनी बात हो रही थी, कॉल राइटर भाग गए, आए नहीं। और अब ऐसा हो गया कि पुट राइटर नहीं है, सारे के सारे कॉल राइटर। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 1.29 से 0.84 आ गया इंट्राडे में। 100 पॉइंट में इतने हल्के हो गए। हाँ इतने हल्के हो गए। सो इसलिए 18,700 ये मेक और ब्रेक लेवल है। 18,700 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट में है, 18,800 पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल में है। तो ऊपर में 18,825 आएगा, प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। नीचे में 17,660, 18,660, 18,700 के आसपास आएगा, वहाँ खरीदना है। 700-800 आपका पूरा ग्राउंड है। इसके बाहर निकला कोई 25-50 पॉइंट आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज 18,700, 18,800 के बीच में टाइम पास करना है। ये आपको डेटा बता रहे हैं। ये आज का आपका बचे हुए का 1 घंटे का कार्यक्रम। अब आइए बैंक निफ्टी 43,500 यहाँ पर आपके लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में। तो लग ये रहा है कि उसको आप होल्ड करने की कोशिश करेंगे क्लोजिंग बेसिस पे। और ऊपर में 44,000 पर आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जिसे आपको पार करने की हड़बड़ी और जल्दबाजी है नहीं। बीच में 43,700 के आसपास हल्की फुल्की रुकावट की जगह, जिसके आसपास आप अभी जाकर वापस नीचे आए। सो बेसिकली 44,000 के आसपास 43,900, 44,000 वहाँ प्रॉफिट बुक करना है। नीचे में
43,400 43,500 के आसपास खरीदना है। ये सिंपल स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में भी आपके लिए। बैंक निफ्टी भी आपका पुट कॉल रेशियो पर 0.99 से 0.71 हो गया, ये भी हल्का है। तो हल्के बाजार है, इसलिए ज़्यादा कोई ऐसे बहुत जोर से घटेगा इसकी संभावना ही नहीं। और दूसरा एक कोई डाउ फ्यूचर भी ऐसा कोई बहुत ख़राब तो है नहीं, थोड़े 25-30 पॉइंट 20 पॉइंट नीचे तो कोई खास दिक्कत नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि मंदी करिए या प्रॉफिट बुक करना आप करिए, थोड़ा ऊपर में करिए, नीचे के लेवल पे औने पौने दाम पे बेचे मत बस। ये तो हाँ, औने पौने दाम पे खरीदिए भी मत और औने पौने दाम पे बेचिए भी मत। गॉट इट सर। ओके, तो ये है आपके लिए इस समय अनिल जी की बाजार पर स्ट्रैटेजी। थोड़ा हल्के जरूर बाजार ऊपर के हो चुके हैं। आइए चलते हैं सचिन जी के पास और लेते हैं उनकी कॉल। बिगुल BTSWT। बताएं सर। अनिल जी सिमिलर ओपिनियन ही है, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन HDFC लिमिटेड से होना चाहिए। एक काफ़ी अच्छा रिवर्सल फ्राइडे के सेशन में नजर आया था एंड उसके बाद वापस एक बार इसने एक अच्छा पुल बैक दिया अपने 20-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वापस रिविजिट करने के बाद वापस थोड़ा सा उछाल आ रहा है। तो मुझे लग रहा है एक अच्छा डिमांड जोन है 2650-55 के आसपास का। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है HDFC लिमिटेड में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगाना है अराउंड 2642 पे एंड 1 से 2 दिनों में मुझे लग रहा है ये स्टॉक वापस 2700 के आसपास के स्विंग्स बना सकता है। सो खरीदारी करनी है HDFC लिमिटेड के फ्यूचर्स में। तो HDFC लिमिटेड के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी। चलिए, ये इंटरेस्टिंग व्यू आपके लिए आ रहा है। लंबे समय बाद ये भी ट्रेडिंग रेडर पर है HDFC फ्यूचर्स। सचिन जी, खरीदना है कि बेचना है? अनिल जी खरीदना है पक्का? बेचने वाला मुझे यस जी जी हाँ, नहीं बोलो पूरा बोलो। हाँ, जिस तरीके से ये फॉर्मेशन हो रहा है, ये फॉलिंग वेज फॉर्मेशन है, जिसका कंफर्मेशन पिछले हफ्ते में आया था 2620 के आसपास का इसने एक स्विंग बनाया था एंड उसके बाद एक काफी बड़ी अपवर्ड बार रिवर्सल सेट हुई थी एंड यहाँ पर ऊपर का जो रेजिस्टेंस है अभी वो निकालने की तैयारी कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अगर बड़ा कंट्रीब्यूशन आना है तो रिलायंस एंड HDFC ये दोनों पर्टिकुलर पॉकेट से ही होना चाहिए। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए राय सचिन जी की तरफ से HDFC लिमिटेड में खरीदारी करने की। बिल्कुल कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर का। फरमाएं सर, बताइए। अनिल जी फरमाने के लिए ये है अनिल जी, ये बिगुल अनिल जी चार्ट कॉर्नर का नहीं है, वेरी वेरी स्पेशल पिक का बिगुल है। तो अनिल जी दूसरे बिगुल की गुजारिश है और अनिल जी 3 बजे का टाइम भी हमारे लिए रिजर्व कर दीजिए अनिल जी पिक ऑफ द डे के लिए। अभी बिगुल की गुजारिश अनिल जी, स्पेशल बिगुल की, स्पेशल कॉल के बिगुल की गुजारिश है। तो आप चालू तो करो, मैं पीछे से बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दूंगा, तो भाग जाएगा स्टॉक आपका नहीं तब तक। और अनिल जी कॉल के बाद भी एक बार आइएगा। एक सवाल है अनिल जी, काफी लोग आपके बारे में कुछ पूछ रहे हैं अनिल जी, वो भी मैं आपसे ऑन एयर पूछना चाहता हूं। तो अनिल जी जो स्पेशल पिक है हमारी, हाँ। वो है LIC। इस स्टॉक को मैंने और कुणाल जी ने 560, 555 के अराउंड भी रिकमेंड करा था और बोला था इसको मिस नहीं करना है। एक अच्छी वाली री रेटिंग का कैंडिडेट है और साथ में तब ये भी बोला था जिन्होंने IPO में लिया हुआ है, ऊपर में 750 में गिरावट में भी लिया है, 950 के बाद एवरेजिंग करें। और अब स्टॉक के अंदर एक बड़े वाला रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो जिन्होंने नीचे लिया हुआ है होल्ड टाइट, सेट टाइट, इन स्तरों पर भी मिस नहीं करना चाहिए। यहां से भी एक बड़ी री रेटिंग देखने को मिलेगी। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, जैसे राकेश जी ने कहा कि नीचे के लेवल्स पर भी मैंने और राकेश जी ने लगातार इस पर खरीदारी की राय दी थी और जो टेक्निकल एनालिसिस के स्टूडेंट हैं वो चार्ट खोलकर देखेंगे तो RSI डाइवर्जेंस दिखाई देगी। और अब चार्ट पर एक ब्रेकआउट आ रहा है, पैटर्न ब्रेकआउट है, इसको इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं, जिसका ब्रेकआउट आज के ट्रेड में आता हुआ दिख रहा है। स्टॉक अब 680-700 रुपए की ओर बढ़ रहा है, तो इन स्तरों पर LIC में खरीदारी करके चलें। स्टॉप लॉस रखें 605 रुपए पर, 605 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 635 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 650 रुपए का। तो बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के लिए LIC जीवन बीमा में खरीदारी कराएं। जीवन बीमा खरीदें शेयर। इतना फास्ट हमारा पीछे आ रहा है, देखो पीछे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर दिया ऑलरेडी हमारे बोले बगैर, पीछे से स्पेशल पिक का बिगुल बजा दिया है। और बंसल जी जो सवाल मुझे पूछना चाहते हैं बंसल जी, उसके लिए आपको करना होगा लंबा इंतजार, क्योंकि 45 मिनट बाद आए तो बजाना जरूरी है सुमित के सुपर हिट।
क्या है कि बाद में सुमित जी बोले आपने तो इतनी देर लगाई तो मैं तो मूड ही बदल रहा हूँ, नहीं दे रहा, तो इसलिए पहले सुमित जी से पिक ले लेते हैं। जी सुमित जी बताए। जी अनिल जी, बहुत देर लग गया अनिल जी, इतनी देर के बाद एक स्टॉक रडार पे आया है अभी। जी तो अनिल जी बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 1014 स्टॉक का नाम है सिप्ला। फार्मा सेक्टर में थोड़ा मोमेंटम बना हुआ है, तो सिप्ला को खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। सिप्ला कंटिन्यूसली एक तेजी दिखा रहा है और पिछले कई हफ्तों से सिप्ला के अंदर तेजी का मूव देखने को मिल रहा है, तो सिप्ला यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। 999 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 999 के स्टॉप लॉस से सिप्ला में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 1030 का इसका पहला टारगेट बनेगा, 1040 का इसका दूसरा टारगेट बनेगा। 999 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें 1030 1040 टारगेट्स के लिए। ओके 1030 1040 के टारगेट के लिए आपको सिप्ला में करनी है खरीदारी। अच्छा, अब वो जो सवाल काफ़ी लोग जो पूछ रहे हैं बंसल जी को मुझे पूछने के लिए, जिनके लिए बंसल जी ने उन सबसे विधिवत लीगल तरीके से पावर ऑफ अटॉर्नी हासिल किए, उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दी है बंसल जी को कि आप उन सब के बिहाफ पे मुझसे सवाल पूछो। मेरा लीगल डिपार्टमेंट बाद में पावर ऑफ अटॉर्नी की सत्यता की जांच करेगा। सवाल आप अभी पहले पूछ लीजिए बंसल जी। देखिए अनिल जी, आपका भी डीएम खुला हुआ है, बाकी लोगों का भी डीएम खुला हुआ है। सवाल अनिल जी मुझसे ही पूछे जाते हैं आपके लिए। हाँ। अनिल जी, लोग पूछ रहे हैं आपने कोई नई अंगूठी पहनी अनिल जी, कौन सा स्टोन है, कब पहनी अनिल जी, मतलब कि क्या लाभ है, उस नई मुद्री के बारे में पूछना चाह रहे हैं। और देख रहे हैं अनिल जी, मैं भी स्क्रीन पे देख रहा हूँ, आपके हाथ तो लैपटॉप की स्क्रीन के पीछे रहते हैं। हाँ। बट आपके चाहने वालों की नजरें अनिल जी बड़ी तेज है अनिल जी। तो कुछ नया ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है अपने अनिल जी, फॉलोअर्स को, चाहने वालों को एक अपडेट दे दें अनिल जी। सिर्फ सारी अफवाहें हैं। अगर आप कोई अच्छी सी डायमंड की अंगूठी मुझे दें बंसल जी तो मैं पहनने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए बिल्कुल ना नहीं है। लेकिन मेरी वही है जो है वही है, नई कुछ भी नहीं पहनी है। अगर कोई किसी बहुत इच्छा है दिल से कि मैं नहीं पहनूं, आप मुझे गिफ्ट कर दीजिए। जो भी करना चाहे बंसल जी के थ्रू करिएगा। पावर ऑफ अटॉर्नी बंसल जी को दी हुई है, तो बंसल जी के थ्रू जो भी अब वो अलग बात है, आप भेजेंगे बंसल जी, यहाँ तक नहीं पहुंचेगी हो तो आपको बताइए। बंसल जी खुद पहन लेंगे। ओके, बंसल जी कोई बदलाव नहीं है लाइफ में, वही जो है वही है, नो चेंज। जी कुणाल जी। अनिल जी, अगर अब दीपांशु अंगूठी पहनेंगे तो अनिल जी हमें पार्टी भी मिलेगी, आप अंगूठी पहन भी लेंगे तो अनिल जी कुछ मिलने वाला है नहीं। तो अनिल जी असली खबर तो तब होगी अनिल जी, बंसल जी गलत खबर ला। एब्सोल्युटली बैंग ऑन। जहाँ फोकस करना है वहाँ करो भाई। मैं अंगूठी पहन के क्या कर लूंगा। ठीक है, मेरा समय जा चुका अंगूठी पहनने का। चलिए ओके, तो ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से सिप्ला और बंसल जी की तरफ से अंगूठी की राय। आइए 5 स्टार बिजनेस। अरे एक मिनट, उससे पहले बुलाएंगे ना हमें आशीष सर से, वो अपडेट भी तो लेना है। आशीष सर बताएं। ओके चलिए, आशीष सर से हम संपर्क करने की कोशिश करें। तब तक आइए 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, ये है वो शेयर जिसमें जबरदस्त उछाल और तेजी देखने को मिल रही है। उसकी वजह बता रहे हैं वरुण हमें। वरुण बताइए। तो अनिल जी, ब्रोकरेज हाउसेस का भरोसा जो है इस कंपनी पे काफ़ी बड़ा है। और नमूरा ने आज एक रिपोर्ट दी है और इनिशिएट किया है कवरेज, यानी कि कवरेज शुरू किया है। 750 के लक्ष्य जो है वो इस काउंटर पे देख रहे हैं। अब इनका कहना है कि एनबीएफसी सेक्टर में अगर किसी एक स्टॉक की या फिर किसी एक कंपनी की सबसे अच्छी ग्रोथ होने वाली है तो वो है 5 स्टार बिजनेस। FY23 से 26 तक AUM में 30% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं और इस कंपनी के EPS में करीब 35% के आसपास की बढ़ोतरी जो है वो आपको देखने मिलेगी FY23 से 26 तक। MSME सेगमेंट जो है वहाँ पे काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ देखने मिलेगी। जो 10 लाख से कम वाले MSME ग्रोथ सेगमेंट्स है वहाँ पे सबसे अच्छे ग्रोथ के मौके हैं, जिसको ये कंपनी लेने के लिए पूरे तरह से तैयार है। इनफैक्ट काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट में पढ़ रहा था और वो कह रहे थे कि इस कंपनी की जो बोरोइंग कॉस्ट है उसमें लगातार गिरावट देखने मिली। 2022 में जो करीब 12.1% के आसपास थी वो अब कम होकर 9.9% के आसपास हो चुकी है और आगे कॉस्ट टू इनकम रेशियो जो है वो इस कंपनी का और सुधर सकता है। नो डाउट 50 से ज़्यादा लेंडर्स के साथ ये काम करते हैं। इकरा ने भी हाल फिलहाल में रेटिंग जो है AA के इसके आसपास दी थी। मैनेजमेंट से भी जब आप सुनते हैं, जब इन्होंने अपने रिजल्ट्स के बाद कॉन कॉल की थी तो उसमें कहा था कि FY24 से 26 तक 30% के आसपास की CAGR ग्रोथ जो है वो ये कंपनी डिलीवर करेगी। इनफैक्ट यही ग्रोथ जो है कंपनी पिछले कई साल से डिलीवर कर भी रही है। FY20 से 23 की CAGR ग्रोथ NII और मुनाफे में अगर आप देखेंगे तो 30 से 32% है, लेकिन पिछले 8 साल में अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ काफ़ी बेहतर रही है। डिसबर्समेंट, AUM, नेटवर्थ,
और पैट में अगर आप देखेंगे तो 60 से 68% के आसपास की ग्रोथ जो है वो इस कंपनी ने डिलीवर की है और इसके लिए ब्रोकरेज हाउसेस ने टारगेट बढ़ाया है। नुवामा जो है 720 का टारगेट दे रहा है, कुछ घरेलू ब्रोकरेज हाउस की मैं बात कर रहा हूँ। कोटक 700 और जेएम फाइनेंशियल 680 का टारगेट दे रहा है और सबसे ज़्यादा टारगेट नमूरा ने दिया है 750 के आसपास का। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बता देता हूँ, जब इस कंपनी का आईपीओ आया था तब आईपीओ भरा भी नहीं था, 0.7 टाइम्स के आसपास का सब्सक्रिप्शन मिला था, कमज़ोर रिस्पॉन्स था और इनको अपना आईपीओ साइज कम करना पड़ा था। लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो सबके सब स्टॉक को लेना चाहते हैं। 680 से 750 के आसपास के लक्ष्य जो है वो ब्रोकरेज हाउस दे रहे हैं। तगड़े और बड़े लक्ष्य आते हुए दिख रहे हैं 5 स्टार के आईपीओ के, ये आप मानकर चले तो इसलिए अब सबका चहेता स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है। ये बात सही है, उस वक्त आईपीओ के वक्त हमने इसलिए कहा था, याद होता कि लॉन्ग टर्म के लिए ये लगाइए, कंपनी बहुत बढ़िया है। हो सकता है तुरंत आपको पैसा ना बने क्योंकि उस समय मूड माहौल खराब था, लेकिन जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया उनके लिए अच्छी वेल्थ बनने का सिलसिला आपके सामने। आइए आशु सर अब जुड़ चुके हैं और एक बार जरा उनसे राय ले ली जाए। आशु सर बताएं, आप अपडेट्स देना चाहते थे। अनिल जी, मैं अपडेट्स दे रहा था कि पिछले दिनों के कुछ स्प्रेड थे जिसमें मेजरली अनिल जी वेदांता, सेल, हिंडाल्को थे। जिस तरह का अनिल जी मार्केट कॉम्पोजिट बना हुआ है, देखिए आज भी सेल ने मतलब इस वीक का हाई बनाया तो ठीक तो लगते हैं, बट अनिल जी क्या होता है कि जैसे जैसे क्लोजिंग आती रहती है, थीटा डिके होता रहता है, प्रीमियम्स टूट जाते हैं। तो उन सारे स्प्रेड्स में अनिल जी किसी में भी एक आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई को छोड़ के आफ्टर रिपेयर भी थोड़ा सा लॉस है, बाकी किसी में भी लॉस नहीं है। तो अपनी अपनी उसके हिसाब से चाहे तो बुक कर लें, जबकि मेटल्स में अनिल जी व्यू पॉजिटिव है। बट अगेन अनिल जी कि जब हम सेफ्टी का ट्रेड ढूंढते हैं, ऑप्शन के थ्रू जाते हैं तो ऑप्शन प्रीमियम भी कभी कभी घट जाते हैं। अभी दे आर ऑल इन कंट्रोल, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सेल भी प्रॉफिट में है। तो बस यही अनिल जी अपडेट था कि इन सारे स्टॉक्स में थोड़ा सा ध्यान रखें और अपने अपने हिसाब से निकल लें। और वीकली जो ऑप्शंस हैं वो तो हम शेयर कर ही रहे हैं, क्योंकि वो ये अनिल जी सारे मंथली हैं, मैं अगले 2 दिन में भी शेयर करूंगा। बट अनिल जी सेल सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी भी इसमें। स्टील अथॉरिटी सेल, हाँ जी सेल अनिल जी। कुणाल जी कोई विशेष टिप्पणी आपकी आशु जी पर? अनिल जी देखिए, आशु जी के साथ अनिल जी दिल तो बहुत समय से मिला हुआ है। हाँ। अब अनिल जी कुछ दिमाग मिलने लगा है अनिल जी। तो आशु जी ने पिछली बार कहा भी था कि आईओसी और जितने भी हमारे स्टॉक्स हैं अनिल जी वो सारे आशु जी को पसंद आते हैं जी। आज ही हमने सेल पर खरीदारी की राय दी, अब आशु जी को वो भी पसंद आ रहा है। हाँ। तो अनिल जी देखकर सुनकर अनिल जी बड़ा अच्छा लग रहा है। हाँ, वो भी थोड़ा डर भी लग रहा है। वो भी एसपीएल मिड कैप वाली, सॉरी स्पेशल पिक के तौर पे। अनिल जी 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 आशु सर। अनिल जी एक चीज बताइए, जैसे ना कभी कभी आप वैसे मुझे बोलते हैं कि लंबी बात है। हाँ। अब मुझे सेल का देना हो तो मैं अनिल जी मैं भी मतलब बोल सकता हूं कि सेल के इंटीग्रेटेड 5 प्लांट्स हैं, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो, 3 स्पेशल स्टील प्लांट्स हैं, कैप्टिव माइनिंग है, प्रोडक्शन 3 मटेरियल की होती है, 4800 डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एलआईसी ने अभी स्टेक बढ़ाया है 6.93% टू 8.67%। तो अनिल जी ये सब बोलने से मतलब मैं भी ये सब कर सकता हूं वैसे, बट ये करने से ज्यादा लंबा होता है या जो मैं बोलता हूं वो ज्यादा लंबा होता है? मतलब इम्पैक्ट किसका आता है? ये सब भी अनिल जी मेरे पास तो होता ही है। मतलब मैं कभी कभी जैन साहब को देखता हूं या किसी को देखता हूं, ये सब तो अनिल जी मैं भी कर सकता हूं या कोई भी कर सकता है। बट हम सोचते हैं कि कंसाइज और क्रिस्प रखें और बोले कि अच्छा लगता है। बस देखो समय तो दोनों में बराबर लगता है। चाहे ऐसे बोले चाहे वैसे बोले। हाँ, बंसल जी कुछ कहना चाहते हैं आपको? जी बंसल जी। देखिए आशु जी, सबसे पहले तो आप एक धन्यवाद दीजिए, हिंदुस्तान के बेस्ट चार्ट कॉर्नर ने सेल पे एक ओवरवेट खरीदारी की राय दी है। और दूसरा आप एक चीज बोलना भूल गए, सेल जो है वो एक सरिया भी बनाता है और आपको कोई एनालिस्ट अच्छा न लगे तो आप उस सरिया का प्रयोग कर भी सकते हैं। एक चीज आप ऐड करना भूल गए हैं, उसको भी ऐड कर लीजिए। और जब हम पिक ऑफ द डे देंगे ना, हालांकि वो आपका स्टॉक नहीं है, जब हम पिक ऑफ द डे देंगे तो आपका जो सीना है वो 56 इंच का हो जाएगा। आपको उसके बाद जैसे हमने सेल में आपको सपोर्ट करा है तो आपके दूसरे स्टॉक को एक इनडायरेक्ट सपोर्ट करेंगे अभी हम। अच्छा, दूसरा स्टॉक कौन सा है इनको आशु जी का? एक टीसीएस है, एक एचडीएफसी बैंक है। टीसीएस होगा पक्का। हाँ, एचडीएफसी बैंक शॉर्ट वाले में तो सपोर्ट करेंगे नहीं आपको, नाम तो खराब करना नहीं इनको अपना। तो उसमें तो कोई सपोर्ट करेंगे नहीं। टीसीएस में करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। आइए बिगुल सचिन जी के लिए बीटीएस डबल टी का। जी सचिन जी बताएं सर। अनिल जी थोड़ी सी यहाँ पर मूव निकल चुकी है, बट मुझे लग रहा है अभी भी चेस करने में कोई हर्ज नहीं है।
HDFC लाइफ में एक मल्टी मंथ का ब्रेकआउट हुआ है ऑलमोस्ट 12 महीने के बाद ये पर्टिकुलर लेवल जो है अराउंड 610 615 का, वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली निकला है। एंड जिस तरीके से ये वर्टिकल मूव हो रही है, जिस तरीके से पोजीशंस यहाँ पर ऐड हो रही है, मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 666 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। खरीदारी करनी है HDFC लाइफ के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस थोड़ा सा भी लंबा होगा, 607 पे लगाने की सलाह होगी। अगर डिक्लाइंस मिलते हैं तो 620 एक आइडियल लेवल है, बट थोड़ा सा रिवॉर्ड टॉलरेंस भी यहाँ पर हेल्दी लग रहा है। तो 666 के टारगेट के लिए यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनानी है HDFC लाइफ के फ्यूचर में। ओके, तो ये है आपके लिए HDFC लाइफ, बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। पिछले हफ्ते भी रिसेंटली एक अच्छा रिबाउंड इस पर दिखा था। वागले साहब के लिए बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। मेरा कॉल भी यही है, 620 के पार HDFC लाइफ ने जो मोमेंटम दिखाया है, मुझे लगता है ये कम से कम 640, अभी 620 627 है, यहाँ पर भी लिया जा सकता है। 645 तक के लेवल्स मुझे दिखाई देते हैं कल तक, वो भी अच्छा, बहुत अच्छा पैटर्न है, पूरे राउंडिंग बॉटम का पैटर्न से ये निकला है। और अगर पोजिशनल व्यू लेना है तो मेरा मानना है 700 720 1 से 2 हफ्ते में उधर तक भी जा सकता है। तो HDFC लाइफ यहाँ पर है खरीदारी करने की राय वागले साहब की तरफ से भी आती है। आइए एक और बिगुल आशु सर के लिए, स्विंग के सुल्तान आशु इमरान। हमारे PCR को आशु सर का बिगुल ढूंढने में इतनी मुश्किल होती है, उनको लगता है 2:15 बजे के बाद तो आशु सर को बिगुल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक साथ सारे दे दिए, उसके बाद कोल्ड स्टोरेज में नीचे डाल, आशु सर एकदम नीचे में डाल देते हैं। बोले अभी कहाँ जरूरत पड़ेगी। आज आशु सर ने अचानक से मूड बना लिया। एक और कॉल, बताएं सर। अनिल जी कॉल नहीं है, मैंने तो पेयर ट्रेड का अपडेट देने का मैसेज था, तो PCR ने भी गलती कर दी है। अनिल जी मैं अभी बता रहा हूं कि अभी हमने पेयर ट्रेड दिया था। अनिल जी जो 30 रुपए की TCS की कॉल ली थी 30-31 की, उसका भाव हो गया 38 रुपए। और जो अनिल जी 10 रुपए 10.5 रुपए 10 रुपए में HDFC बैंक की पुट ली थी, उसका भाव पता क्या हो गया है? नहीं पता सर, बताओ। अनिल जी वो 10 रुपए ही है। अच्छा अनिल जी वो 10 रुपए ही है। व्हाट अ सस्पेंस, मुझे लगा 30-40 हो गया। अनिल जी यही चीज मैं बता रहा था कि जब आप अगर ऐसी कॉल या पुट लेते हैं, अगर ट्रेड दोनों साइड में कोई भी फेवर में चला जाएगा तो प्रॉफिट बड़ा आएगा, जाने में कुछ नहीं होगा। तो अनिल जी आजकल क्या हो रहा है कि बाई चांस वो कभी कभी क्या होता है ना कि ऊपर वाला थोड़ा मेहरबान हो जाता है। तो लाइव मार्केट में कुछ एग्जांपल्स लोगों को जो समझने के लिए कई बार कहते हैं कि आप वो स्प्रेड की पाठशाला करो, स्प्रेड का शो करो, यूट्यूब करो। तो अनिल जी आपके माध्यम से मैं फिर बता देता हूं कि अनिल जी ना मेरा यूट्यूब चैनल है, ना मेरा कोई टेलीग्राम चैनल है। मैं सिर्फ अपने क्लाइंट्स को मतलब हम सर्विस करते हैं और मतलब जी टीवी पे आपके जी बिजनेस पे आपके साथ होते हैं। तो अनिल जी फिर भी जो मौका मिलता है मैं शेयर करने की कोशिश करता हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अनिल जी, अगर ये सौदा ऑप्शन वाला प्रॉफिटेबल हो जाए तो जैकपॉट लग जाता है, अगर जाने में कुछ नहीं है। तो वही एग्जांपल था अनिल जी, HDFC बैंक वहीं का वहीं है, या 1-2 रुपए बड़ा होगा, वो 10 रुपए की 10 रुपए और वो 30 वाली 38 रुपए हो गई है। और अभी राकेश जी कॉल देंगे तो शायद और ज्यादा बढ़ जाएगी। बट TCS इन्फी अनिल जी दोनों में पॉजिटिव व्यू है, और सेल का भी मैंने बोला। तो अनिल जी ये जो लॉन्ग स्टॉक्स है ना, इनको नहीं छोड़ना चाहिए। के परफेक्ट। और आशु सर की जो स्ट्रेटेजीज हैं और जो आशु सर का अनुभव है, उसे आपको सीखना समझना है तो फिर GTV यानी कि जी बिजनेस, वहां पर आपको आशु सर का पूरा ज्ञान मिलेगा, ये आप निश्चिंत रहें। आशु सर का ये कहना है। आइए सिद्धार्थ जी के लिए बिल्कुल सुप्रसिद्ध। बताएं सर। अनिल जी सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूंगा, आपके बर्थडे के दिन आपने एक चीज कही थी जो आपने मुझे कहा था याद दिलाने को, बताओ। वो मैं आपको याद दिलाऊंगा कॉल देने के बाद। अच्छा जी। कॉल है सनसेरा इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट की कंपनी है, ऑटो एंसिलरी की कंपनी है। टारगेट है 900 रुपए का, एकमात्र टारगेट 900 रुपए का। प्रिसिशन इंजीनियरिंग ऑटो कंपोनेंट्स बनाती है। ऑटो एरोस्पेस डिफेंस सब जगह इनकी सप्लाईज है। मुनाफे दमदार आए हैं, मार्जिन बेहतर होने की उम्मीद 18% 16% से
1330 करोड़ का ऑर्डर बुक और 28% शेयर है इनका पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल में। स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिख रहा है ईवी स्पेस में, और जो ग्रोथ आने वाली है वो ईवी, एरोस्पेस और डिफेंस से आने वाली है आने वाले 2 सालों के लिए। सनसेरा इंजीनियरिंग जो ऑटो कंपोनेंट की कंपनी है, टारगेट आपको रखना है 900 रुपए का। तो 900 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करें, करीब 850 के लेवल पर आपको ये फिलहाल मिल रहा है। जी, अच्छी मूव इस पर आपको आती हुई दिखेगी। ओके, सनसेरा रेंजिंग ये भी हमारे रेडार पर है। थोड़ा कमोडिटी मार्केट पर भी आज फोकस करते हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने एक बड़ा बाउंस बैक देखा था अक्रॉस कमोडिटी जो आते हुए दिखा था। तो आइए एक बार जरा समझते हैं नया से, क्या ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड था, क्या ये डॉलर की वीकनेस की वजह से आया था, या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रिगर्स हैं जो इस रैली को सस्टेन कर सकते हैं? नया बताइए क्या चल रहा है? वो तो डॉलर इंडेक्स में जो वीकनेस है वो तो दीप यू राइटली पॉइंटेड आउट, वो तो एक अक्रॉस द करने वाली बात थी। लेकिन इस बार इंटरेस्टिंग ये रहा कि गोल्ड सिल्वर में वो स्ट्रेंथ देखने को नहीं मिली, और बहुत चॉपी ट्रेड हमने कच्चे तेल में देखा है। वीकली गेन जरूर दिखे वहां पे, लेकिन जो एक कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ हमने पिछले कुछ हफ्तों में देखी है वो ग्लोबल मेटल्स में और एग्री कमोडिटीज में देखने को मिली है। साप्ताहिक आधार पर देखा जाए बेस मेटल्स ने तगड़ा परफॉर्मेंस दिया है। कॉपर समेत सारे मेटल 3.5-7% की वीकली गेन्स लेकर बंद हुए हैं, और सब यहां पर मल्टी वीक हाइस पर ट्रेड कर रहे हैं। चीन में भी ऊपरी स्तरों से भले ही थोड़ा करेक्शन आया हो, लेकिन डालियनो, SGX, आयरन और स्टील सब यहां पर 2 से 3 महीने की ऊंचाई पर ट्रेड करते हुए नजर आए हैं। ऐसी ही आप कह सकते हैं सिनेरियो हमने एग्री कमोडिटी मार्केट में देखा, जिसमें पिछले कुछ हफ्तों में खासतौर से जून के महीने में बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ आई है। गेहूं, मक्का, स्पेशली खाने के तेल, तिलहन, रॉ शुगर, कॉफी, ये सब ऊंचे स्तर पर दिखाई दिए हैं। रोबस्टा कॉफी में तो हमने $2800 प्रति टन के आसपास के लेवल्स बनते हुए देखे हैं। वीकली रिटर्न जबरदस्त है, मंथली रिटर्न यहाँ डबल डिजिट के हैं। ये तेजी आई कहां से? पहला तो ऑफ कोर्स डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट दिखी 5 से 6 हफ्ते के लोज के पास रहा, उसका एक फायदा मिला है। चीन ने बीते हफ्ते छोटी और मध्यम अवधि के लोन्स में जो रेट कट्स किए हैं उसका सपोर्ट है, और अब मार्केट ये होप कर रहा है कि ये कुछ और यहाँ पर अनाउंसमेंट, स्टिमुलस पैकेज के अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं, स्पेशली अपने प्रॉपर्टी मार्केट को सुधारने के लिए। वेयर हाउसेस पर, शंघाई वेयर हाउसेस में यहाँ पर मेटल स्टॉक्स हैं वो घटते चले जा रहे हैं। अमेरिका ने कुछ बीते हफ्ते अच्छे डेटा पेश किए, इकोनॉमिक डेटा, इन सब का एक मिला जुला फायदा है जो कंटिन्यूअसली मेटल्स को मिलता जा रहा है। एग्री कमोडिटीज की बात करें तो यहाँ पर कच्चे तेल में बीच बीच में सही जो रिबाउंड आया उसका फायदा हमने बायोडीजल फीडस्टॉक से जुड़ी एग्री कमोडिटीज को मिलते देखा है। लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ पर ये जो एल नीनो फिनोमेना पूरी दुनिया में डेवलप हो रहा है, इसमें सिर्फ एशिया नहीं, दूसरे भी जो खेती वाले इलाके हैं जहां पर मेजर क्रॉप प्रोडक्शन होता है वहां पर भी या तो सूखे की स्थिति बन रही है या तो पानी इतना पड़ रहा है कि उससे फसल खराब होने का डर है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो हम देख रहे हैं। खाने के तेल, तिलहन सबको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, और स्पेकुलेटिव बाइंग बढ़ रही है। फंड बायर्स यहां पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, और रूस है वो फिर से एक बार ऐसी स्थिति क्रिएट कर रहा है कि वो मिड जुलाई के बाद, 18 जुलाई के बाद शायद ब्लैक सी ग्रेन डील है उसको एक्सटेंड ना करें। तो ये सारे फैक्टर्स मिलकर आप कह सकते हैं मेटल्स को और एग्री कमोडिटीज को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मेटल्स और एग्री कमोडिटीज को सपोर्ट करते हुए कुछ फैक्टर्स हैं, इस स्पेस पर रखिएगा नजर। मेटल स्टॉक्स में भी हमने थोड़ा रोटेशन देखा है, हालांकि आज सुस्त है, बट यहाँ पर आपको थोड़ा मूवमेंट आते हुए दिख रहा है, और एग्री से जुड़े स्टॉक्स में भी एक्शन है। शुक्रिया नेहा ये अपडेट्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए सुमित जी के लिए एक बिगुल, सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। दिवांशु, बाय का स्टॉक अभी मेरे रडार पे आया है। आईटी सेक्टर के अंदर मोमेंटम बन रहा है। 1092 1093 का अभी भाव है। स्टॉक का नाम है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा के अंदर बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं। टेक महिंद्रा यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। पिछले 5 दिनों के हाई टेक महिंद्रा अभी ब्रेक कर रहा है, और आज का क्लोजिंग 1094-95 के ऊपर मिल गया, तो यहां से एक अच्छा मूव टेक महिंद्रा में इस हफ्ते में ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 1070-1071 के पास है। 1071 का स्टॉप लॉस लगा के टेक महिंद्रा में यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। ऊपर में जो लेवल देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते में, पहला टारगेट बनेगा 1011 रुपए का, दूसरा टारगेट बनेगा 1021 रुपए का। तो खरीदारी करें टेक महिंद्रा 1071 के स्टॉप लॉस से 1111 और 1121 के टारगेट्स के लिए। 1111 और 1121 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए टेक महिंद्रा में खरीदारी करें 1071 के स्टॉप लॉस से। ओके, 1071 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है टेक महिंद्रा में। आईटी में थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है। अभी आशु जी बात भी कर रहे थे टीसीएस के बारे में, उस पर भी रखिए नजर। अब टेक महिंद्रा सुमित जी को भी पसंद है, बाजार को भी, स्पेशली निफ्टी को थोड़ा सहारा देने के काम आईटी स्टॉक्स आपको करते हुए दिख भी रहे हैं।
कुछ कुछ दिग्गज काउंटर्स मूव कर रहे हैं, बट बाकियों का भी सहारा है। कोफोर्ज निचले स्तरों से सुधरते दिख रहा है। इन्फोएज में भी थोड़ा एक्शन आपको आते हुए दिखा है। अभी थोड़ा मूव आपको आईटी से जुड़े स्टॉक्स में हो रहा है। इन्फी भी नीचे से सुधर रहा है इस समय, इस पर भी रखेंगे नजर। आई थिंक सिद्धार्थ जी की तरफ से कुछ अपडेट भी लेना था। सिद्धार्थ जी, आप कुछ कह रहे थे अपडेट के बारे में, कुछ बात करने वाले थे, बताएं सर। जी, अनिल जी के बर्थडे के दिन अनिल जी ने मुझे कहा था कि समय की थोड़ी कमी थी, तो अनिल जी ने कहा था कि याद कराना, कोई एक नया ब्यूगल की बात करने वाले थे अनिल जी आप। हाँ, बर्थडे के दिन तो मुझे जिन जिन लोगों ने विश किया वही याद है, उसके अलावा मुझे कुछ याद रहा नहीं सर। क्या बोला था अनिल जी? आप कुछ बोल रहे थे, मैं सुबह के शो में था, फ्राइडे था उस दिन, और आपने बोला था कि कुछ नया ब्यूगल की याद करवानी है आपको। नहीं, ध्यान में तो नहीं है सर मेरे। भूल गया सर। और किसी को याद है तो कृपया करके मेरे और सिद्धार्थ जी की मदद करें, या तो एक बार वापस से वो निकाल के देखनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग निकाल के देखनी पड़ेगी। कुणाल जी ने ट्रैक किया है? पता नहीं किसी को याद आ रहा है। कुणाल जी जी, कुणाल जी आपको याद है? कुणाल जी को याद है। हाँ जी, याद आ रहा है मुझे। बताओ। जी अनिल जी, आपने कहा था कि जब जर्मनी से लौट आएंगे हम लोग सब, उसके बाद अनिल जी सिद्धार्थ जी के लिए एक नया बिगुल बनाया जाएगा। तो अनिल जी वो बात याद आ गई। नहीं होने वाला। तो फिर तो मैं बराबर ही भूला। क्योंकि मैंने कहा जो चीज होने वाली नहीं उसको याद ही क्यों रखें। Exactly. ठीक है, ओके, डन, वेरी गुड कुणाल जी, नाइस। अच्छा, आशीष सर भी कुछ कहना चाहते हैं। जी कुणाल जी ने ये हाँ, सिद्धार्थ जी बोलिए जी। कुणाल जी, आपने कोई गलती बात छेड़ दी है, उस बात में आपने रेफरेंस तो गलत दे दिया जर्मनी का, बट ब्यूगल की बात की थी अनिल जी ने। बात तो सही छेड़ी वैसे कुणाल जी ने, गलत तो नहीं छेड़ी, लेकिन हाँ, अब बिल्कुल तो याद नहीं आ रहा। चलिए, हाँ, आशीष सर क्या कहना चाहते हैं? जी सर। अनिल जी, अभी कुणाल जी ने एक कमेंट किया था कि दिल तो पहले मिले हुए थे, आजकल बाकी चीजें भी मिल रही हैं, दिमाग। तो अनिल जी मैं उसके लिए 1 मिनट जरूर लूंगा। अनिल जी, ये जो है ना अनिल जी, टोटली मेरिट पे है। और लास्ट फ्यू मंथ्स जेन्युइनली बता रहा हूं अनिल जी, जो राकेश जी और कुणाल जी की कॉल्स में या उनकी स्टडी में, या उन्होंने मतलब कुछ ऐसा चेंज किया है जो अनिल जी जेन्युइनली, अनिल जी सब जानते हैं कि मैं बहुत क्रिटिकल रहता हूं रिसर्च के लिए, टेक्निकल्स के लिए, चार्ट्स के लिए, क्योंकि अनिल जी मुझे लगता है कि जैसे किसी को तकलीफ होती है, कोई डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि 30% स्टॉप लॉस हो गया, वो 100% स्ट्राइक रेट होना चाहिए, जो कि मार्केट में नहीं हो सकता। तो ऐसे ही मुझे लगता है अनिल जी, हमें लोग फाइनेंशियल डॉक्टर मानते हैं, इसीलिए सब आते हैं, तो वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होती है। तो अनिल जी पता नहीं कुछ चेंज किया है, जो शायद वो जो होता था सुबह लेना फिर शाम को खराब लग जाना, फिर जो सुबह मार्केट खुले फिर वो बाय कॉल शाम को, some pattern they have changed in last few months and I'm genuinely saying अनिल जी, जो उनकी स्टडी में चेंज आया है ना, I don't know किसी ने नोटिस नहीं किया, मे बी वो रोज आते हैं तो वो जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है, बट genuinely अनिल जी मतलब there has been some change in their pattern and their operating style, चाहे वो ऑटो 20 की पोजिशनल कॉल्स हो या डीवीज हो या मतलब HCL टेक हो, मतलब उसको परसिस्ट करना, उस कॉल को चलाना, और मतलब मैं अनिल जी शायद मतलब एक डिफरेंट एनालिसिस आपसे शेयर कर रहा हूं, तो इट इज टोटली ऑन मेरिट अनिल जी। और वो ये चेंज अगर आ जाए ना तो अनिल जी बहुत मजा आ रहा है आजकल उनको देख के। और एक और चीज रिकॉर्ड अनिल जी एडमिट करता हूं, बजट के दिन 135 रुपए 134 था ऑटो 20 का इंडेक्स, और मुझे लगता था टॉपिश हो रहा है, और उसके बाद चाहे वो 10 रुपए नीचे आया, बट आज वो जहां खड़ा है तो राकेश जी ने प्रूव किया कि अगर थोड़ा मीडियम टर्म भी अगर चीज चले और कन्विक्शन हो तो पैसे अच्छे बन सकते हैं। सो अनिल जी मेरे को लगा कि मुझे जरूर एडमिट करना चाहिए इन द सेम स्पिरिट, जिस स्पिरिट में मैं अनिल जी मतलब एज ए सेड के मैं आई एम क्रिटिकल अबाउट रिसर्च, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन इंटरनली एक्सटर्नली, क्योंकि मैं भी इस अपने फेलोज को भी इंटरनली मानता हूं तो कई बार होती है, बट अनिल जी मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी व्हिच आई थॉट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो। वी ऑल आर स्पीचलेस, एकदम मतलब दिल गदगद हो गया एकदम। अच्छा जी कुणाल जी और सिद्धार्थ जी फिर भी कुछ कहना चाहते हैं। जी सिद्धार्थ जी पहले आप बोलिए जी। अनिल जी, आशु जी ने तो पूरा टॉपिक ही चेंज कर दिया। हाँ, वो गाड़ी कोई दूसरी तरफ ले गए। चलो दूसरी तरफ जहाँ ले गए वो कुणाल जी की तरफ है। कुणाल जी आप बोलिए। अनिल जी मैं तो भावुक हो गया हूँ अनिल जी। हाँ। लेकिन अनिल जी देखिए, आशु जी ने सारी बातें बिल्कुल सही कही, लेकिन एक बात तो अनिल जी बिल्कुल ही मार्के की कही अनिल जी। कौन सी वाली? उन्होंने कहा है कि घर की मुर्गी दाल बराबर की तरह अनिल जी, हम घर की मुर्गी दाल बराबर अनिल जी मेरे और राकेश जी के ये कहा है, पूरी तरह सहमत हूँ अनिल जी। थोड़ा अनिल जी आप भी इस पर ध्यान दीजिए अनिल जी। वाह
चलो आप तो, मैं तो बोल रहा हूँ जो काम वाली बात है वो ले लो, बाकी छोड़ दो। करेक्ट। चलिए बहुत बढ़िया, आप बढ़ते आगे और अब वक्त है बैन से बेनिफिट का। आशीष चतुर्वेदी तैयार है हमारे साथ बताने के लिए बैन से बेनिफिट। आशीष बताएं। सर 8 स्टॉक हैं आपके पास फिलहाल बैन में, इनमें से एक स्टॉक ऐसा है जो बैन से बाहर आ रहा है, IEX 77। क्या करेगा आके दोनों आके भी क्या करेगा? कुछ होगा इससे? नहीं सर, मुश्किल है। ओके 77% हो गया, 77.3% है, 80% से नीचे आ गई है, स्टॉक बैन से बाहर आ जाएगा। बाकी के तो जितने भी 7 स्टॉक हैं इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी पोजीशन 80% या उससे भी नीचे है, कोई भी नहीं है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 83% है, टाटा केमिकल्स 83, मनोपुरम 83.5, इंडिया सीमेंट्स 85, जी एंटरटेनमेंट 86, डेल्टा कॉप 87 और L&T फाइनेंस 107 है। तो ये तो 7 बने ही रहेंगे। लेकिन सर IEX को रिप्लेस करने के लिए आ रहा है HAL। काफ़ी शायद याद नहीं आता कि आखिरी बार ये बैन में कब हुआ रहेगा, लेकिन यहाँ पर पोजीशंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। शुक्रवार को 86% के आसपास बंद हुई थी, आज अगर आप देखें तो 100% हो गई है मार्केट वाइड पोजीशन, लेकिन अभी 20 मिनट और बचे हुए हैं। तो देखना होगा, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ये स्टॉक बैन में आता है तो फोकस यहाँ पर करके चल सकते हैं, लेकिन IEX पक्का हो गया स्टॉक बैन से बाहर आएगा। 100% वाला नहीं आएगा आशीष, बहुत 20% का 20 मिनट में 20% घटना मुश्किल है। नहीं तो खाली एक ही बचा आपके पास आने के लिए बाहर, और एंट्री किसी की नहीं? एंट्री सिर्फ सर HAL है, बाकी तो कोई है नहीं। हाँ HAL है, हाँ HAL है, उसका भी सर डाउटफुल ही लग रहा है। 100 पे आएगा, कितने पे आता है? 95% क्रॉस करने के ऊपर। नहीं 95 में तो आ ही सकता है फिर तो। सर मुझे लगा बैन में है, बाहर आना चाहिए, तो घुसने की तैयारी कर, हाँ ये आ सकता है। आशंका इसकी बन रही है सर घुसने की। वंडरफुल। ओके चलिए, तो ये है राय। HAL पे एक बार जरा राय ली जाए, चार्ट देखकर जरा एक बार। सुमित जी HAL बैन में जाने की तैयारी क्या किया जाए? अनिल जी देखिए, स्टॉक के अंदर थोड़ा ओवरबॉट का सिग्नल भी मिल रहा है, ओवरबॉट के साइन है, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। स्टॉक का जो नीचे में आज का लो लगा है 3865 का लगा है, 3865 का लेवल टूटने के बाद 3800 3750 ये लेवल एक बार HAL पे देखने को मिल सकते हैं। तो जिनका लॉन्ग पोजीशन से बेटर रहेगा एक बार बुक करे, और फिर नीचे आता है तब वापस से खरीदारी कर सकता है, बट फिलहाल एक बार यहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। ओके थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है, नजर रखिए। पोजिशनली ऑफ कोर्स हमने देखा है HAL ये पसंद है सिद्धार्थ जी को, बट वो डिलीवरी लेकर करना है। फिलहाल वायदा कारोबार के बैन में जरूर ये आने की कोशिश कर रहा है। डेल्टा कॉप जो वायदा कारोबार के बैन में, इस पर पिछले कुछ मिनटों में एक स्पाइक आया, तो इसको भी अपने रेडार पर रखें। निचले सरों से रिकवर होकर डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, 1% ही ऊपर है, निचले सरों से स्मार्ट रिकवरी है। HDFC लाइफ के साथ साथ ICICI प्रू में भी आपको मूवमेंट आते हुए दिखाए, 0.25% ऊपर ICICI प्रू भी इस समय ट्रेड कर रहा है। तो इंश्योरेंस स्टॉक्स, लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स इन पर्टिकुलर वापस बाजार के रेडार पर है। एक बार सिद्धार्थ जी से भी पूछते हैं। सिद्धार्थ जी, वो डाउनग्रेड जब से आया मैक्वेरी का, एक दिन रिएक्ट हुआ, उसके बाद बाकी सारे दिन स्टॉक्स में पॉजिटिव एक्शन ही बना हुआ है और अच्छी तेजी में है। ICICI प्रू, HDFC लाइफ और इवन SBI लाइफ भी अच्छे मूवमेंट में। किसको चूज करना है सर इन तीनों में से? ठीक है दीप, मैं तो जाऊंगा HDFC लाइफ के साथ, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस में प्राइवेट स्पेस में मुझे HDFC लाइफ ही सबसे बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि मार्केट शेयर में बढ़ोतरी दिख रही है, इंप्रूवमेंट दिख रहा है, और जिस टाइप के प्रोडक्ट्स इनके पास है इसके कारण ही इनके मार्केट शेयर इंप्रूव हो रहे हैं। सो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अगर बिजनेस नंबर्स, फाइनेंशियल सब कुछ अगर साथ में ले लूं तो HDFC लाइफ भी सबसे बेहतरीन लगता है इन तीनों में। ओके तो ये है आपके लिए HDFC लाइफ जो सबसे बेहतर लग रहा है। चार्ट्स पर भी यहाँ पर अभी कॉल भी आई थी, 2 बैक टू बैक, तो इस पर रखिएगा नजर। थोड़ा अच्छा एक्शन दिख रहा है। थोड़ी मुनाफा वसूली DLF के चार्ट में है, आज करीब 2-2.25% नीचे DLF इस समय ट्रेड कर रहा है। सचिन जी एक बार DLF देखेंगे, वापस री एंट्री का लेवल कहाँ आता है बताएं, या फिर थोड़े और वीकनेस दिख रही है चार्ट में? दीपांशु, पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन का बड़ी रैली के बाद इन्हें एक 500-510 के आसपास का रेजिस्टेंस से हिट किया है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर कंसोलिडेट होगा। इमीडिएट लेवल जो मैं देख रहा हूँ वो लगभग अराउंड 470 के आसपास का है एज अ बेस, तो उसके पहले तो मुझे लग रहा है खरीदारी की सलाह नहीं होगी। ओके तो ये है आपके लिए DLF, थोड़ा आज मुनाफा वसूली आ रहा है एक्चुअली। DLF, MCX, PVR, टाटा कॉम, ACC अंबुजा, इंडियन होटल्स, ये सारे स्टॉक्स जहां पर आपको एक शार्प रन अप रिसेंटली दिखा था, आज यहीं पर आपको ज़्यादा रोटेशन होते हुए दिख रहा है। तो थोड़ी मुनाफा वसूली इस स्पेस में आज पहले आ रही है।
देखते हैं यहाँ से थ्रू द डे और अगर और गिरावट आती है, यानी बैंक ऑफ बड़ौदा इस पर भी रखिएगा नजर। सुबह हिमांशु जी इस पर खरीदारी की राय दे रहे थे, स्टॉक भी अच्छे एक्शन में है, उनके लेवल के उस ऊपर ही ट्रेड कर रहा है इस समय और अच्छी तेजी भी रही है। 195 का हाई बनाया था, उससे ज्यादा दूर इस समय है नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा। बाकी साहब बैंक ऑफ बड़ौदा का चार्ट देखें सर, 3% की गेन होल्ड कर रहा है और बाकी के बाजार और बैंक से उतार चढ़ाव में इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ा आज। जरा देखें सर चार्ट क्या कह रहा है इसका। दीपांशु, मैं तो कहता हूँ ये लेवल पे भी लेके जाना चाहिए। 190-92 के बीच में मॉर्निंग में ब्रेकआउट आया था, ये एक वीकली ब्रेकआउट लेवल है। अगर आज मैं मॉर्निंग में शो पे होता तो मेरा स्टॉक ऑफ द वीक बैंक ऑफ बड़ौदा होता अबव 190 का, और जो हुआ है अभी 194.50 का क्लोजिंग है। शॉर्ट टर्म आज और कल की बात करेंगे तो मेरा 200 का टारगेट है, जो कल मॉर्निंग या पहले 1-2 घंटे में आ सकता है। लेकिन मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है, थोड़ा सा हफ्ते 2 हफ्ते का व्यू लेंगे तो ये 210, 215, 220 तक भी जा सकता है। पैटर्न बहुत ही बढ़िया है, तो लेके होल्ड करना चाहिए। रिस्क सिर्फ 4 रुपये, अपसाइड रिवॉर्ड 15 से 20 रुपये मिल सकता है। कभी ऐसा लगे वागले साहब कि आप शो में नहीं हो लेकिन आपका हफ्ते का शेयर टाइप का वाला मामला है, तो आप आ जाओ ना, फोन फ्रेंड, लाइफलाइन यूज करो, बोले मेरे को आना है, हाँ हम कनेक्ट कर देंगे। अगली बार आ जाऊंगा अगर ऐसा क्लियर है तो। हाँ ये हुई ना बात। एग्जैक्टली। अरे सर क्या बात करो, मजा आ जाएगा। ऐसा लाइफलाइन जहाँ जहाँ आप यूज कर सकते हैं। अच्छा भाई, लाइफलाइन से याद आया जी, लाइफलाइन यूज करने का फैसला किया है सेठी साहब ने। अच्छा हाँ, सेठी साहब ने, सेठी साहब अभी है विदेश यात्रा पे, ट्रैवल सेठी साहब ने मुझे बताया कि भाई मैं आपके और मेरे दिन रात अलग अलग हो रहा है आजकल, तो फिर अब कल से सेठी साहब सुबह 10 बजे 10-10:15 बजे के आसपास जुड़ेंगे, तो बजाय 2:30 बजे के सुबह 10 बजे के आसपास जब भी उनका मन होगा कनेक्ट करने का, 10-10:15 के बीच में सेठी साहब की तरफ से आपको बढ़िया सदावर सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स कल से मिलेगी। बहुत बढ़िया, ये भी उन्होंने बोल दिया, तो इसलिए आप सब जब चाहे जुड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो ओपन है, ऑप्शन है सबके। सबसे ज्यादा लाइफलाइन वैसे सिद्धार्थ जी यूज करते हैं, मौका लगते। सिद्धार्थ जी करते हैं ना? बिल्कुल करते हैं, और अनिल जी एकदम मेरे रिक्वेस्ट को ले लेते हैं और मौका भी देते हैं। बिल्कुल, ये हुई ना बात। तो चलिए, ये है आपके लिए वागले साहब की तरफ से बैंक ऑफ बड़ौदा पर आती हुई। बाय द वे जाइडस लाइफ, अनिल जी पिछले हफ्ते भी बात हो रही थी, रोज या हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ अप्रूवल आता है, एक और दवाई के लिए हुआ क्या है, मतलब गजब ही है। अच्छा भाई, तो एक और स्टॉक है ना जो वो भी चल पड़ा, जो एक ही स्टॉक ऐसा बचा था जो नहीं चला था, हमने रिकमेंड किया उसमें स्ट्राइड्स फार्मा, वो भी अब चल पड़ा है, वो भी 52 हफ्तों के ऊपर। हालांकि हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट तो अभी भी, रिकमेंडेशन वाली प्राइस तो अभी भी दूर है, लेकिन चल तो पड़ा है। ओके, तो अच्छा एक्शन हो रहा है और कुछ स्टॉक्स भी आपको मुंह में दिख रहे हैं। फार्मा और इससे जुड़े काउंटर्स पर रखिएगा नजर। एक फार्मा स्टॉक जो रेडार पर भी है, वॉकहार्ट, इस पर एक बार जरा बंसल जी से राय लेनी। बंसल जी, आज 8% ऊपर है, पिछले 5 दिनों का ट्रेंड देखेंगे तो 30% की रैली वॉकहार्ट में आ गई, अब 9.5% ऊपर हो गया वॉकहार्ट। क्या चल रहा है सर इस चार्ट में? दीपांशु, चार्ट पॉजिटिव है। निचले स्तरों पर भी जब रिवर्सल हुआ था, आपने मुझसे पूछा था तब 182 183 के लेवल्स थे, तो बोला था कि बाय करें एंड होल्ड करें। दीपांशु, जिनके पास है होल्ड करना चाहिए। वर्टिकल रैली चल रही है तो टेक्निकली बने रहने की राय है, और टारगेट्स रखने चाहिए 248 250 के। 250 के लेवल्स अगर क्रैक होते हैं तब एक नई तेजी का दावेदार बनेगा। एल्स एज ऑफ नाउ 248 250 के टारगेट्स होने चाहिए। जिन्होंने नीचे लिया हुआ है, इन लेवल्स के अराउंड मुनाफा बांधे। ओके, मुनाफा बांधे, ये है राय आपके लिए वो खाट पर आती हुई राकेश जी की तरफ। हेवल्स इंडिया, ये है स्टॉक आज एक्शन में, फोकस में। वजह जान लेते हैं, नूपुर हमारे साथ है इस वक्त बताने के लिए सारी डिटेल्स। नूपुर बताइए। सर, एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है कंपनी में, जहाँ पे शेयर होल्डर्स ने जो प्रमोटर्स के रेम्यूनरेशन पे सवाल उठाए। ओके। जो FY24 में प्रपोज किया गया, जो कंपनी की CEO साहब है, उनकी जो सैलरी रेम्यूनरेशन है उस पर शेयर होल्डर्स की तरफ से सवाल आते हुए दिखे। उनका कहना है कि जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है वो सेल्स एज ए परसेंट, कमीशन एज ए परसेंटेज ऑफ सेल्स दिया जाता है, जिसकी अपर लिमिट नहीं है। कोई एब्सोल्यूट टर्म में देखेंगे तो कोई कैप नहीं है, जिसके चलते जैसे ही प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो ये अमाउंट जो है एब्सोल्यूट टर्म में जो फिगर होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कंपेयर टू इंडस्ट्री प्लेयर्स और दूसरे जो प्लेयर्स है इस इंडस्ट्री में, उसके चलते। तो इस बार अनुमान लगाया जा रहा है, जो CEO साहब का जो FY24 का एस्टिमेट बैठ के आ रहा है वो करीबन 28 करोड़ के आसपास हो सकता है। तो शेयर होल्डर्स का यही मानना है कि जो रेम्यूनरेशन है
है उसका जो बड़ा हिस्सा वेरिएबल पे है, कमीशन जो आता है सीईओ साहब को जो सेल्स के बेसिस पे, उस पर कोई अपर कैप नहीं है, जिसके चलते एब्सोल्यूट टर्म में ये बहुत ज़्यादा होता है। FY22 में करीबन 39 करोड़ का रेम्यूनरेशन दिया गया था प्रमोटर्स को, 37 करोड़ का रेम्यूनरेशन FY23 में दिया गया, जिसके चलते अब शेयर होल्डर्स का मानना है कि जब AGM होगी 27 को, तब यहाँ पे रेजोल्यूशन सॉर्ट किया जाएगा। लेकिन इस पर कंपनी का भी जवाब आया है, जहाँ पे उनका कहना है कि इसमें कोई पिछले 10 साल में कोई भी परसेंटेज टर्म में बदलाव नहीं किया गया है। 1.8% का कमीशन दिया जाता है सेल्स PBT बेसिस पे। पिछले 10 साल में यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं है। इनफैक्ट ये जो कंपनीज एक्ट की जो लिमिट है 5%, उससे भी काफ़ी नीचे। शेयर होल्डर्स का मानना है कि एब्सोल्यूट टर्म में नंबर बहुत ज़्यादा है, कंपनी का कहना है कि परसेंटेज टर्म में काफ़ी कम है। तो दोनों की तरफ से रशाकसी चल रही है यहाँ पे। तो ये है आपके लिए हैवेल्स। रेम्यूनरेशन को लेकर ज्यादा आप दे रहे हैं पैसा, शेयर होल्डर्स कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट टर्म में अमाउंट बहुत ज्यादा है, कंपनी कह रही है कि एज ए परसेंटेज कोई बदलाव नहीं हुआ 10 साल से, और 5% से तो काफी कम है जो अपर लिमिट है 1.8%। ये इंटरेस्टिंग है। इस पर फिर आगे आप AGM 27 अच्छा किसी रिपोर्ट आई नहीं है अभी तक, वो जो सारे वो इन्वेस्टर्स की प्रोटेक्शन वाली जो होती है फर्म सारी, IAS, इनगवर्न, इन सब की आती है, इनमें अभी तक किसी की एडवाइजरी फर्म्स की नहीं अभी नहीं आई। और वोटिंग कब है? 29 जून। हाँ सर, 27 को AGM है, 27 को AGM। चलो देखते हैं क्या कुछ होता है। बढ़िया इंटरेस्टिंग खबर लेकर आए हैं। बट वैसे आई थिंक हैवेल्स पर एक कंपनी और स्टॉक पर तो व्यू ले लेते हैं। सिद्धार्थ जी, हैवेल्स सर। देखिए दीपांशु, हमारी इस पे पॉजिटिव राय नहीं है, हम इस पे सेल दे रहे हैं और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक अच्छा परफॉर्मेंस, क्वार्टरली परफॉर्मेंसेस नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ा कारण है कि इनके जो इनपुट प्राइसेस जो पिछले 1 साल में जो बढ़े हैं वो पास ऑन नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कंपटीशन। तो हमारी इस पे नेगेटिव राय है और इस पे सेल की रेटिंग नेगेटिव राय है और सेल की रेटिंग है। ये है आपके लिए हैवेल्स, जहां पर रखनी है आपको नजर। आइए 3-20 की फाइनल स्ट्रैटेजी लेते हैं अनिल जी की तरफ से। सर, यूएस तो बंद है आज, यूरोप में कुछ ज़्यादा खास एक्शन नहीं आती, उनका इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है तो उस पर रहेगी नज़र। थोड़ा यूरोप के बाजार आपको कमज़ोर दिख रहे हैं, 1/4 से आधे % की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। रुपया एकदम फ्लैट है। थ्रू द डे हमारे बाजार भी थोड़ा कमज़ोर रहे हैं, हालांकि ऑफ लो करके हम क्लोजिंग पे जा रहे हैं। क्या करना है सर, बताइए। जी, मेरे ख्याल से चाहे तो कल भी ले सकते हैं और फ्रेश ट्रेड कल भी कर सकते हैं। अगर आपकी पोजीशन जो भी है आप उसे होल्ड करें, क्योंकि कोई बड़े संकेत तो मिलेंगे नहीं। आप ऐसी जगह बंद हो रहे हैं जहां बराबर है रिस्क रिवॉर्ड। 17,700 के नीचे भी नहीं बंद हो रहे हैं, 17,800 के ऊपर भी बंद नहीं हो रहे हैं। बीचों बीच 750 बंद हो रहे हैं, तो कोई खास नया ना भी करें, कल सुबह कर ले तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी चीज़। बैंक निफ्टी में भी 43,500 के नीचे भी बंद नहीं हो रहे हैं, तो 43,700 के ऊपर भी बंद नहीं हो रहा है। बैंक निफ्टी जरूर हल्का सा कमजोरी वाली क्लोजिंग दे रहा है निफ्टी के मुकाबले में। सो आई थिंक फ्रेश ट्रेड लॉन्ग या शॉर्ट का कल सुबह बनाना ठीक रहेगा। जो है उसको अपनी रिस्क के हिसाब से हेज करके चले, बाकी और कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं। अगर फिर भी अगर दोनों में से एक साइड आपको ट्रेड लेना ही है तो मैं कहूँगा कि निफ्टी पर लॉन्ग पोजीशन का ट्रेड लिया जा सकता है, अगर लेना ही है तो। वो मेरे कंफर्ट, निफ्टी पे लॉन्ग आपको कंफर्ट है, बैंक निफ्टी पे तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी पे भी नहीं। बैंक निफ्टी तो निफ्टी पहले सपोर्ट लेवल पे लेना है और बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पर लेना है, मजबूत सपोर्ट लेवल पर लेना है। तो मजबूत सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी का 43,525 और उसके बाद 43,400 होता है। निफ्टी पे तो 725 से ही 750 से ही शुरू हो जाता है, तो थोड़ा वहाँ रिस्क कम है कंपेरेटिवली, बस इतने। क्योंकि अब आप देखें ना, आज आपको फिर IT आता हुआ दिख रहा है सपोर्ट करने के लिए। कोई निफ्टी को बचाने के लिए आ जाता है, बैंक निफ्टी नहीं भी है, लेकिन बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी है ना, कौन बचाए, जैसा हाल है बस। चलिए, तो ये है आपके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी वाली की राय। निफ्टी पर आप फिर भी एक ट्रेड अटेम्प्ट कर सकते हैं पॉजिटिव साइड के लिए। चलिए, ये है आपके लिए पूरा एक्शन और फाइनल क्लोजिंग स्ट्रैटेजी भी। कुछ फाइनल स्टॉक्स पर भी डाल देते हैं नजर क्लोजिंग से पहले, जहां पर आपको थोड़ी मूव आती हुई दिख रही है। KEC इंटरनेशनल में एक अच्छा स्पाइक आया था थोड़ी देर पहले, जरा इस चार्ट पर एक बार राय ले ली जाए। जरा सुमित जी, KEC इंटरनेशनल देखें, अभी थोड़ा मुनाफा वसूली ऊपर से आई है, बट अच्छा स्पाइक नंदलेस 3% ऊपर। दिवांशु, मेरे को लग रहा है कि पोजिशनल तौर पे अगर किसी को होल्ड करना है तो होल्ड कर सकते हैं। 580, 585 ये लेवल टूटने के बाद
600 तक का तो इमीडिएट टारगेट बनेगा और आने वाले समय में 625 रुपए तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस होल्ड करें। 550 555 ये भी नीचे में फ्रेश सपोर्ट बनेगा स्टॉक का। तो ये है आपके लिए KEC इंटरनेशनल, जहां पर आपको रखनी है नजर। थोड़ी मूव इसमें अच्छी आई है, कैश मार्केट का ये काउंटर का फैक्टर है। MRPL इसमें एक अच्छी मूव आई है, 9% ऊपर MRPL आज आपको जाते हुए दिख रहा है। चेन्नई पेट्रो और MRPL दोनों ही रिसेंटली हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर भी आए हैं और दोनों पर आपने एक बढ़िया एक्शन भी बनते हुए देखा है। एक बार जरा कुणाल जी से MRPL के चार्ट पर राय ली जाए। कुणाल जी 8% ऊपर सर। देखिए दीपांशु, मैंने और राकेश जी ने अभी हाल ही में MRPL में 10 की कमाई में खरीदारी की राय दी और उसके बाद से स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। और जिस तरह का ब्रेकआउट इसमें वीकली बेसिस पर पिछले शुक्रवार को आया, उसके बाद स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम बनना था, वो अभी आज बनता हुआ दिख रहा है। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे, अभी भी काफ़ी बड़ा हेडरूम बचा है। तो इन स्तरों से भी मुझे लगता है कि एक अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल होल्ड करें। सुमित जी की तरफ से कल आया था MRPL, मुझे याद है, और आज सुबह हिमांशु जी की तरफ से IOC ग्रुप का चेन्नई पेट्रो उन्होंने कहा था, ये भी आया था। तो दोनों स्टॉक्स पर रखिए नजर, दोनों पर आपको एक बढ़िया मूव आती हुई दिखी है। दोनों काउंटर्स से नाइका भी काफी एक्टिव हुआ है 2-3 दिन के रोटेशन में। नाइका में भी आपको एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। आई थिंक फ्राइडे को इन्वेस्टर डे भी था, नुपुर इसके बारे में बात भी कर रही थी और नाइका भी अच्छी मूव में। एक बार बंसी जी से नाइका के चार्ट पर राय ले। बंसी जी 150 का लेवल क्रॉस कर लिया सर नाइका ने? अरे दीपांशु, आप भूल रहे हैं। देखिए वो अनिल जी, आप भूल गए अपने सिधानी जी की तो बात ठीक है। अनिल जी, नायका तो मैंने और कुणाल जी ने आपको बर्थडे पे गिफ्ट दिया था और 150 की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी थी। तो हमारी अनिल जी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड होती है। जिन्होंने लिया हुआ है होल्ड करें 160 165 के शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए। ये से वर्चुअल गिफ्ट में याद नहीं रखता है सर, जो सच्ची वाला दो फिर याद रहेगा, फिर लाइफ लॉन्ग याद रखूंगा पक्का, मैं बता रहा हूँ। ऐसे थोड़ी कोई ऐसे याद रखते रहूंगा मैं, कितना मतलब मेरी भी स्टोरेज कैपेसिटी है ना कोई। मंसिल जी भेजो कुछ प्रोडक्ट तो याद रहे ना। आशु सर ठीक है ना? बिल्कुल अनिल जी, 100% आई एग्री विद यू। हाँ, आशु सर ने भी हाँ बोल दिया। अब तो मैं नहीं रखूंगा याद ऐसे वाले। दीप जाने जी दीप। ओके चलिए जी। ऐसे आज न्यू एज स्टॉक्स में इंटरेस्टिंग एक्शन। आई थिंक नाइका ऊपर गया बट पेटीएम में थोड़ा आपने प्रेशर देखा है। नाइका 3% ऊपर है, पेटीएम 3% नीचे। आज एवेन्यू सुपरमार्ट्स में भी 3% की मुनाफा वसूली आपने आती हुई दिखी। तो इंटरेस्टिंग मूव इस स्पेस में आपको आती हुई दिखी है। देखते हैं कैसे एक्शन आता है। पिरामल एंटरप्राइजेस टुवर्ड्स द एंड इस पर एक मूव आपको आती हुई दिखी है। एक वागले साहब से चार्ट चेक हो जाए। वागले साहब, पिरामल आज NBFC थोड़ा अच्छे एक्शन में भी थे सर? थोड़ा सा साइडवेज लग रहा है मुझे, इमीडिएटली कुछ दिख नहीं रहा है। 700 795 97 के करंट भाव पे मुझे ये 810 812 क्रॉस करते हुए नहीं दिखता है, तो बाय करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वीक भी नहीं है, 780 ब्रेक नहीं होगा तो ये 30-40 रुपए के रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा, कोई क्लैरिटी नहीं है। तो चलिए ये है आपके लिए पिरामल एंटरप्राइजेस। थोड़ा साइडवेज ही दिख रहा है वागले साहब को, इस पर रखेंगे नजर। आइए फिर बढ़ते हैं आगे और मार्केट क्लोजिंग हमारे सामने है। एक्शन आपको भरपूर होते हुए दिखा है बट आज नेगेटिव है। ओपनिंग पर लगा कि एक बार रिकॉर्ड हाई बन सकता है, 8 पॉइंट दूर था निफ्टी रिकॉर्ड हाई से, बट वो हो ना सका। नॉनदलेस जो मूवमेंट आई है वो आज थोड़ी इंश्योरेंस स्टॉक्स में आई है। HDFC लाइफ, ICICI प्रू, SBI लाइफ थोड़ा एक्टिव थे। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व आपको एक्टिव होते हुए दिखे। IT ने थोड़ा सहारा दिया। टेक महिंद्रा और TCS यहाँ पर इन पर्टिकुलर अच्छी खरीदारी रही। इन्फी भी थोड़ा एक्टिव था। इसके अलावा सिप्ला, सन फार्मा, फार्मा स्पेस से ये थोड़ा एक्टिव रहे। डिवीज में भी खरीदारी रही। HDFC और HDFC बैंक भी पॉजिटिव क्लोज हो रहे हैं। बट अदानी एंटरप्राइजेज में बड़ा ब्रेकडाउन था, 4% फिसला है। कोटक बैंक 2.25% नीचे था। हीरो मोटोकॉर्प हमारी कहानी से स्टॉक पर दबाव बनाई हुआ है, पिछले हफ्ते भी था, आज भी है, 2.25% नीचे। एक्सिस बैंक, HUL, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक, यहाँ पर भी प्रेशर था। रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपने करीब 1% की गिरावट देखी है, यहाँ पर भी दबाव आपको बनते हुए दिखा। बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डीज, अल्ट्राटेक, मारुति, टाटा मोटर्स, टाटा कंज्यूमर और ब्रिटानिया, यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है। वायदा कारोबार की तरफ आए, JSPL बड़ा ब्रेकआउट आया, सुबह से ही एक्टिव है, ऑलमोस्ट 6% ऊपर था एक टाइम पर, 5.5% ऊपर बंद हो रहा है। श्रीराम फाइनेंस जहाँ पर बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। M&M फाइनेंस काफ़ी एक्टिव था, ये काउंटर भी। इसके अलावा आपने AB कैपिटल में थोड़ी मूव देखी। मन्नापुरम अभी भी बैन में है बट एक्टिव ये भी हो रहा था। पिरामल एंटरप्राइजेस में भी आपने खरीदारी देखी है। LIC हाउसिंग फाइनेंस भी आपको एक्टिव होते हुए दिखा।
डिक्सन टेक यहाँ पर अच्छा स्पाइक रहा। बैंक ऑफ बड़ौदा इसमें थी खरीदारी। इसके अलावा आपने खरीदारी आती हुई देखी थी ईबी फैशन में, बैन में IEX, इस पर भी एक्शन रहा। अशोक लेलैंड अच्छी खरीदारी यहाँ पर। एबट, मेट्रोपोलिस, कमिंस, ये भी आपको एक्टिव दिखे थे। वीकनेस वोडाफोन आइडिया पिछले हफ्ते की तेजी के बाद आज करीब 2.5% नीचे। टाटा कम्युनिकेशन में मुनाफा वसूली, DLF में मुनाफा वसूली, MCX में मुनाफा वसूली, PVR, संवर्धना मदरसन, ACC, अंबुजा, IGL, इंडस टावर्स, इंडियन होटल्स, पॉलीकैब, यूनाइटेड ब्रूरीज और बंधन बैंक, यहाँ पर भी आपको वीकनेस आती हुई दिखी। कैश के कई सारे स्टॉक्स, यहाँ पर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा थी। वॉकहार्ट की तो हमने बात करी, अभी 8% ऊपर। मैंगलोर रिफाइनरी 9% ऊपर। मिश्र धातु रिकॉर्ड हाई पर 9% ऊपर। ई क्लर्क्स, बालाजी एमाइंस, इसके साथ ही नाइका, किम्स, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, तानला प्लेटफॉर्म्स, JB केमिकल्स, बोरोसिल रिन्यूएबल्स, इमामी, लेटेंट व्यू, महिंद्रा CI जिसका नाम अब CI ऑटोमोटिव हो गया, सुमिटोमो, यहाँ पर भी पॉजिटिव एक्शन रहा। वीकनेस लॉयड मेटल्स पर थी। त्रिवेणी टर्बाइन में आपने गिरावट देखी। टाटा मोटर्स के साथ साथ टाटा मोटर्स DVR आज थोड़ा फिसला है। पेटीएम गिरते हुए दिखा था। नारायण हृदयालय, वरुण बेवरेजेस, स्टार सीमेंट, इसके साथ AIA इंजीनियरिंग, IRB इंफ्रा, स्टर्लिंग एंड विल्सन और एवेन्यू सुपरमार्ट्स, यहाँ पर भी आपने गिरावट देखी। चलिए फाइनली 18,755 पर निफ्टी पर प्रोविजनल क्लोजिंग 70 पॉइंट। बैंक निफ्टी पर 300 अंक नीचे हम बंद हुए हैं 43,638 पर और सेंसेक्स पर 210 अंकों का रहा नुकसान। ये प्रोविजनल क्लोजिंग और फाइनल क्लोजिंग में इससे कोई खास अलग आएगी नहीं। आइए तो ये आपके लिए आज की क्लोजिंग। बढ़ते आगे कुछ शाम के कवरेज पर करते हैं बात। क्या कोई बच्चा मोबाइल नहीं मिलने पर अपने माता पिता की जान लेने की सोच सकता है? क्योंकि नहीं, दरअसल अहमदाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें एक 13 साल की लड़की ने मोबाइल छीनने पर अपनी मां को मारने की साजिश रच डाली। पहले भी इस तरह की कई घटनाएं सामने आई है। आज शाम 6 बजे हम इसी पर करेंगे चर्चा, कैसे बच्चे मोबाइल की गिरफ्त में अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं और हिंसक होते जा रहे हैं। मोबाइल में कैद बचपन के क्या क्या खतरे हैं, बच्चों को कैसे इससे बचाया जाए, पेरेंट्स की क्या भूमिका होनी चाहिए, ऐसे कुछ सवाल हैं जो हम हमारे एक्सपर्ट से पूछेंगे, जवाब लेंगे। डॉक्टर अंजलि छाबरिया, साइकेट्रिस्ट, माइंड टेम्पल, उनसे करेंगे हम बात। हमारे साथ कुछ और मेहमान होंगे, उनसे भी करेंगे बात और लेंगे। हाँ, मीमांसा सिंह तंवर, साइकोलॉजिस्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, और अमित दुबे साहब हैं, सोशल मीडिया एक्सपर्ट। किड्स, क्राइम और मोबाइल, आज का शाम 6 बजे का विशेष शो। आपकी खबर, आपका फायदा, मिस मत कीजिएगा। SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के फायदों से हर कोई वाकिफ़ है, लेकिन क्या SIP की भी कोई टाइमिंग होनी चाहिए? क्या किसी तय समय या किसी तय दिन पर SIP करने से वेल्थ ज़्यादा बन सकती है? कौन कौन से फंड्स हैं जिनमें SIP करना इस बाज़ार में फ़ायदेमंद रहेगा? शाम 6:30 बजे मनी गुरु में देखिए। सिप है तो हिट है। हमारे साथ होंगी प्रीति राठी गुप्ता, फाउंडर लक्ष्मी, और निरंजन अवस्थी, सीनियर VP एडलवाइज AMC के। इनसे करेंगे हम बात मुलाकात। इसके अलावा जी बिजनेस पर सर्विस चार्ज के नाम पर वसूली के खिलाफ चली मुहिम के बाद देश के कई होटल और रेस्टोरेंट ने सर्विस चार्जेस लेना बंद कर दिया, लेकिन दिल्ली समेत अभी कई सारे हिस्सों में अब भी ये जारी है। कारण है कि दिल्ली हाई कोर्ट का CCPA की गाइडलाइंस पर रोक लगाने का फैसला। हालांकि कोर्ट ने कई बार ये भी स्पष्ट किया है कि उनका स्टे लगाने का मतलब ये नहीं कि कोर्ट ने सर्विस चार्ज को सही ठहराया है। उसके बावजूद सर्विस चार्ज को लेकर थोड़ी भ्रम की स्थिति है, और इसी भ्रम का नतीजा है कि गुरुग्राम में एक होटल के ग्राहक और रेस्टोरेंट के कर्मचारियों के बीच में सर्विस चार्ज को लेकर बड़ी तगड़ी मारपीट हुई है। आज हम इसी पर इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में चर्चा करेंगे। आखिर ये भ्रम क्यों है? सर्विस चार्ज पर सरकार का स्पष्ट और सख्त गाइडलाइन क्यों नहीं लेकर आती? तो देखिएगा हमारी बड़ी कवरेज स्टोरी सर्विस चार्ज की। सर्विस चार्ज कानून ही इलाज, ये है हमारे आज की कवर स्टोरी। आइए फाइनल क्लोजिंग आपके सामने 18,755 70 पॉइंट नीचे और 216 पॉइंट नीचे सेंसेक्स और 304 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी, लगभग वही लेवल के आसपास क्लोजिंग आई है। तो चलिए मुझे इजाज़त दीजिए। दीप आपके साथ है, दीप के आपके साथ कोई एक विशेष सेगमेंट लेकर भी आ रहे हैं। कल सुबह आप सबसे फिर मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दीप, ओवर टू यू।